अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद असार है। आप लोगों को के साथ मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें भी हुआ था। हमारी जो पहली फर्स्ट बैच था, जो हमारी एक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें भी हुआ था। और इसके अलावा अगर किसी ने वो ज्वाइन ना की हो तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ। मैं बेसिकली एसीसीए हूँ और तकरीबन 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूएस। और मैं यूएस टैक्सेशन में पढ़ा भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह ये यूएस की टैक्सेशन मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा जो इसमें एलएलसी की जो है वो आपको वकार साहब कराएंगे, जो कि आपकी ओरिएंटेशन क्लास में भी मौजूद थे। तो हम क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, आगाज करने से पहले मैं आपको कुछ नॉर्म्स बता देता हूँ कि आप लोगों ने, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने हैंड रेस करना है, ताकि क्लास में जो एक हैपेजर्ड माहौल है वो ना हो, हर कोई ना बोल रहा हो। आपके पास की नीचे रेज हैंड की ऑप्शन आ रही होती है, रिएक्शन के साथ आ रही होती है। तो आप जब आप रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको वन बाय वन अलाउ करूंगा। इसमें जिसने पहले रेज हैंड किया होगा वो मेरे पास टॉप पे आ रहा होगा, तो मैं उसको पहले अलाउ करूंगा। इस तरह वन बाय वन सबकी क्वेरीज को हम एड्रेस करेंगे। दूसरा ये कि लेक्चर के दौरान कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन ना करें। आप अपने साथ एक पेन पेपर लाजमी रखिएगा। और आपका कहीं कोई क्वेश्चन आता है, कोई रेज होता है, कोई कंफ्यूजन रेज होती है, तो आप साथ में नोट करते जाएं। तो जैसे ही मैं आपका ये टॉपिक में, क्योंकि हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस का मौका दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि पूरा लेक्चर घंटा 1.5 घंटा करने के बाद आपको एंड में अलाउ करूं, आपके जहन से भी बात निकल जाए। तो मैं आपको अब हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको मैं क्वेश्चंस अलाउ करूंगा, फिर आप अपने क्वेश्चंस कीजिएगा। क्योंकि होता ये कि टॉपिक के अंदर ही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन उसमें जब आपकी अननेसेसरी डिस्टरबेंस आती है तो उससे ये होता है कि एक तो रिदम और टेम्पो टूट जाता है, और जहन में जो एक ख्यालात जो आपको आ रहे होते हैं वो सारे जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। और फिर वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा होता हूँ वो अक्सर जहन से निकल जाती है, तो उससे चीजें मिस हो जाती हैं। नुकसान एट दी एंड जाहिर बात है दोनों का लिए होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा आपके पास सवाल आए तो आप उनको साथ ही फौरन अपने पेपर पे नोट कर लें। और मेरा ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट होने दें, स्लाइड को कंप्लीट होने दें। स्लाइड 2 या 3 टॉपिक्स पे, एक टॉपिक जो है 2-3 स्लाइड पे होता है। मैं आपको हर उस टॉपिक के बाद जो है आपको मौका दूंगा सवाल का, आप उस पर अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। जो हम ये आज और कल के लेक्चर्स हैं इसमें हम जो है, मैं आपको सिर्फ इन 2 लेक्चर्स में अलाउ करूंगा कि अगर आप अननेसेसरी क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं जो कि यूएस की टैक्सेशन से मुतालिक है, लेकिन आज की लेक्चर के मुताबिक नहीं है, तो वो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। लेकिन ऑनवर्ड्स जो है, थर्ड फोर्थ लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम इसको अलाउ जो है वो मिनिमस रखेंगे, या क्लास के एंड में अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उसमें कर लिया करेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो विलिंग नहीं होता इस टॉपिक के ऊपर बात करने पे, तो वो फिर अच्छा नहीं होता कि सबके साथ जाती हो। तो अगर कोई अननेसेसरी क्वेश्चन होंगे तो वो हम क्लास के एंड में रख लिया करेंगे, वो मैं आपको उसमें गाइड कर दिया करूंगा। लेकिन अभी इन 2 लेक्चर्स के दौरान आपको जो है मैं अलाउ करूंगा। लेकिन अभी भी कोशिश कीजिएगा कि कोई अननेसेसरी क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा है तो आप पेपर पे नोट कर लें, तो हम क्लास के एंड में हम कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जी हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, अब आपके अगर अननेसेसरी क्वेश्चंस भी हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करने लगा हूँ। हम इसको आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। हम देखेंगे कि जो वहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी है जो इसको डील करती है। ठीक है, फिर किस, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी किस किस की होती है, टैक्स ब्रैकेट्स क्या हैं। फिर वहाँ पे फाइलिंग स्टेटस यूज होते हैं। यहाँ पे तो आप हर बंदा अपनी जिम्मेदार होते हैं ना कि वहाँ पे फाइलिंग स्टेटस यूज होता है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। फिर इसकी फाइलिंग की डेट्स कौन कौन सी होती हैं, एक्सटेंशन की डेट कौन कौन सी होती हैं, और इसके बाद हम 1040 का एक रिव्यू करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर जो हम पूरी जो टैक्सेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन पढ़ेंगे। पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या होती हैं। फिर हम इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ेंगे। इंडिविजुअल टैक्सेशन हमारी जो है ये तकरीबन कोई 15-16 लेक्चर्स पे जाएगी। फिर उसके बाद हम बिजनेस टैक्सेशन पढ़ेंगे जो हमारी तकरीबन कोई 5 से 7 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स के ऊपर जा सकती है, डिपेंडिंग कि आप हमारा सिनेरियोस कैसे चलते हैं। उसके बाद हमारा जितने भी ये लेक्चर्स हैं, कि सारे के सारे हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हमारा जो एक प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर है उसके साथ साथ चल रहे होंगे।
मतलब आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका सिनेरियो बना के मैं आपको उसकी रिटर्न बना के दिखाऊंगा कि ये देखें ये सिनेरियो है, इसकी रिटर्न ऐसे बनेगी, ताकि आपका जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी, आपका जो ग्रिप होगी सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो आपकी बढ़ेगी। क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के बंदा नहीं सीखता जितना बंदा प्रैक्टिकली करके सीखता है। और आप लोगों से भी गुजारिश ये करूंगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते रहिएगा, इसको लिंगर ऑन ना कीजिएगा। क्योंकि जाहिर बात है क्लासेस आपकी वीक में 2 बार 2 दिन होती हैं, तो आपके पास 5 दिन अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन, जैसे अगर आज सैटरडे और संडे क्लास हुई है, तो आप कोशिश करें मंडे नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे को इसको कर लें। इसको लिंगर ऑन ना करें, क्योंकि फिर आपके जहन से चीजें निकल जाएंगी, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। और अगर आप 1 वीक छोड़ देंगे, 2 वीक छोड़ देंगे, वो सिनेरियोस पाइल अप होते जाएंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, फिर आप हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। और फिर नुकसान ये होगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहीं वहीं से आइडिया हो जाएगा कि वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर वो कैसे होगा वो कैसे होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ साथ चलते रहें, ताकि आपको भी आसानी हो, और हमारा जो हमारा जो तरीकेकार है, मतलब जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, वो ना खराब हो। उसके बाद आपकी एलएलसी की रजिस्ट्रेशन और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें वो आपको इंशाल्लाह ये बकार साहब आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम एंड में क्विक बुक्स और पेरोल की टैक्सेशन भी हम पढ़ेंगे। वो भी तकरीबन कोई 4 से 5 लेक्चर्स पे मुहित होगी, और एलएलसी के वो आपको वकार साहब बताएंगे, वो भी 4-5 लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली होंगे। अच्छा, जो हमारे टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस वहां पे यूएस में 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है जिस तरह पाकिस्तान है और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिस तरह वहां पे भी आपका यूएस की एक फेडरल है, और फेडरल में वहां पे 50 स्टेट्स हैं। तो आपका फेडरल टैक्स जो है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, और उसके अलावा जो स्टेट्स होती हैं, जो 50 स्टेट्स है वहां पे, वो डिपेंड करता है कि वो कोई स्टेट टैक्सेबल है, कोई स्टेट टैक्स नहीं ले रही, कोई स्टेट सेल टैक्स चला चार्ज करती, कोई स्टेट सेल टैक्स में नहीं लेती, कोई स्टेट आपकी जो है वो इनकम टैक्स आपको चार्ज करती है, कोई आपको नहीं करती। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट की रिटर्न कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली। और सॉफ्टवेयर जो है उसका बेहतरीन फायदा ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, आप एक एंट्री करते हैं तो वो आपकी साथ साथ आपकी फेडरल और स्टेट दोनों की रिटर्न वो क्रिएट कर रहा होता है, तो आपको फेडरल के साथ स्टेट की रिटर्न अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल टैक्स में आपके 2 तरह के टैक्स आते हैं। एक आपका इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स आपका अगर इंडिविजुअल रिटर्न है, ठीक है, तो आपका वो आपका इंडिविजुअली डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी बिजनेस रिटर्न है, बिजनेस रिटर्न में आपकी वहां पे 3 तरह की आती हैं। एक आपकी होती है पार्टनरशिप, जिसे आप जिसकी हम फाइल करेंगे 1065, या आगे जाकर बताऊंगा। फिर आपकी आती है सी कॉर्प, जिसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं, तो वहां पे सी कॉर्प कहलाती है। वो आपकी शेयर्स बेस्ड आपकी जो कंपनीज होती हैं, तो वो आपकी होती है बिजनेस रिटर्न। फिर एक आपकी होती है 1120 एस, जिसे आप एस कॉर्प कहते हैं, वो बेसिकली टैक्स टेस्ट होता है। इसके आगे आगे मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड करूंगा। फिर फेडरल टैक्स में आपका एक पेरोल टैक्स कटता है। पेरोल टैक्स में आपका सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, ये 2 टैक्सेस होते हैं जो आपके कटते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के टैक्सेस आपके कटते हैं फेडरल में। एक आपका इनकम टैक्स, एक आपका सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। जो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर है, ये आपका इंडिविजुअली और बिजनेस दोनों को अलाउ पे अप्लाई हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा सैलरी लेता है वहां पे, तो आप जब आप सैलरी ले रहे हैं तो वहां पे आपको 3 टैक्स सेट हो रहे होंगे। एक आपका फेडरल टैक्स कट रहा होगा, एक आपका मेडिकेयर कट रहा होगा, और एक आपका सोशल सिक्योरिटी कट रहा होगा। जो मेडिकेयर होगा वो होता है तकरीबन 1.45%, और जो आपका सोशल सिक्योरिटी होता है वो होता है 6.2%। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपको सैलरी दे रहा होता है, वो भी आपके बिहाफ पे आपका सोशल सिक्योरिटी 6.2% और मेडिकेयर 1.45% पे कर रहा होता है फेडरल। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपकी नो हाउ के लिए बता रहा हूँ। आगे डिटेल में आपको सारी चीजें मैं इन डिटेल बढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ क्योंकि और ये हमारा पहला लेक्चर है, अभी मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली चलूंगा, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आना शुरू हो जाए, रिदम बनना शुरू हो जाए। तो आप लोग परेशान प्लीज नहीं होइएगा, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आपको सवाल का मौका दूंगा इंशाल्लाह। फिर सीधा स्टेट टैक्स है। स्टेट टैक्स में आपका इनकम टैक्स भी आ रहा होता है, और आपका सेल्स टैक्स यूजली जो है वो भी आपका स्टेट ही कैलकुलेट कलेक्ट कर रही होती है। जिस तरह पाकिस्तान में आपका आपने देखा होगा कि जो आपका सेल टैक्स जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है 17%, वो आपका एफबीआर जो है फेडरल का कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो सर्विसेज का आपका टैक्स है वो आपकी आपकी प्रोविंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह वहां पे जो सेल टैक्स है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, वो आपकी स्टेट ही कलेक्ट करती हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रिएक्शन में जाके हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी फैजान कासिम साहब, सॉरी मैं शायद नाम गलत ले गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैजान कासिम, हाँ जी फैजान कासिम साहब। जी सर, मुझे एक बात बताएं। फेडरल में आपने इनकम टैक्स बताया और इनकम टैक्स जी में इंडिविजुअल और
बेसिस में एलएलसी, पार्टनरशिप और सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन बताया। अब ये जी जो बिल्कुल। पेरोल का है ये समझ में नहीं आया, एफबीआर में इनकम टैक्स के अंदर ही आएगा, तो पेरोल टैक्स अलग क्यों बनाया है? पेरोल विद होल्डिंग होता है बेसिकली। ये पेरोल का जो टैक्स होता है ना, ये आपका जिस तरह आप सैलरी अच्छा। आप लेते हैं तो आपके सैलरी जी। टैक्स कटता है। सही सही है, विद होल्डिंग मतलब जस्ट लाइक पाकिस्तान में जैसे हाँ विद जी हाँ होल्डिंग जी। टैक्स कटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये विद तो होल्डिंग आपने टैक्स उसको है। विद होल्डिंग का नाम जो है इसका जो पेरोल है यहाँ पे एक तरीके से। हाँ, यहाँ पे पेरोल है, वहाँ पे आप विदहोल्डिंग कह लें इसको। फेडरल की आपका जो इनकम टैक्स आपका विदहेल्ड हो जाता है पेरोल के ऊपर। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल मत, करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल इनकम पे जो आपका टैक्स लग रहा होता है उसमें ये माइनस होके तो आपका रिसीवेबल या पेएबल निकल आता है। अच्छा सर, एक एक सवाल ये था, जैसे आपने विद होल्डिंग बताया है, अब ये पेरोल के से अंदाजा ये लग रहा है कि सिर्फ ये जो आपकी एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा हो एम्प्लॉय को, तो उसका विद होल्डिंग है हम्म। पेरोल के हिसाब से। ये वो पेरोल बिल्कुल तो ऐसे नहीं ही। होगा अगली नेक्स्ट टाइम अगर ये पेरोल के वर्ड हम सुने, तो ये पूरा विद होल्डिंग तो नहीं होगा, जो सब एक्चुअली जैसे प्रॉपर्टी पे, गाड़ी पे, हर जगह विद होल्डिंग वो तो नहीं होगा ये इन फ्यूचर में नहीं नहीं जाके? नहीं नहीं, पेरोल पेरोल से मुतालिक ये है कि जैसे वहां पे जब आप सैलरी कर भी लेते हैं तो आपको W2 एक फॉर्म दिया जाता है। मैं आपको इंशाल्लाह भी आगे जाके आपको मैं मतलब सब दिखाऊंगा मेरे भी कहने है। का मकसद है सिर्फ यही है ना, पेरोल का सिर्फ मकसद हाँ यही हाँ। है पेरोल में कि आपका फेडरल विद होल्डिंग, आपकी सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, सिर्फ ये तीन सिर्फ चीजें होंगी। एम्प्लॉय के रिलेटेड होगा ये बिल्कुल पेरोल। बिल्कुल बिल्कुल बस ये, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सर। ठीक है जी। निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पेरोल में आप बता रहे हैं कि मेडिकेयर और सोशल के 1.4% और 6.2% टैक्स है, तो जो जी इनकम पे जी। होगा वो उसका कोई स्लैब है, जैसे पाकिस्तान में सैलरी हाँ जी, स्लैब है? इनकम की स्लैब्स होती हैं वहाँ पे, यानी कि वो इनकम की वेरिएबल स्लैब्स टैक्स होती होगा फिर? हैं। जी वो वेरिएबल होता है, वो वेरी होता है। ओके। ठीक है। सेल्स टैक्स भी जो है वो भी वहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं स्टेट के, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो सर्विसेज में सिंध जो है वो 13% ले रहा है, पंजाब जो है वो 16% ले रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह वहाँ पे भी सेल्स टैक्स जो है वो रेट्स वेरी कर रहे होते हैं स्टेट टू स्टेट। कहीं पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप जैसे बेवरेज है, वो कोई जो है वो उसके ऊपर 6% ले रही होगी, कोई ये जो है वो 2% ले रही होती है, तो डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी, वहां पे आपके जो टैक्स फॉर्म्स है ना, बेसिकली ये आपका है मेन स्ट्रक्चर, आपकी जो बिल्डिंग है ना उसका ढांचा ये है। आपने इसको जो है समझने की कोशिश करनी है और इसमें अपने आप को जो है ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि जो इंडिविजुअल की रिटर्न होती है ना वो होती है 1040। आपने इसको 1040 नहीं कहना प्लीज। ठीक है। और खास तौर पे इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं कहना, वरना आपको वहीं पे ही रिजेक्ट कर देंगे पहले सवाल पूछते ही। इसको कहते हैं 1040। वो होती है इंडिविजुअल की पर्सनल रिटर्न। ठीक है, उसमें आपकी पर्सनल जैसे आपकी सैलरी इनकम है वो उसमें आ रही होती है। उसके अलावा अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटर काम बता कोई बिजनेस कर रहे हैं, शाम को कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो वो आपकी इसमें आ रही होती है। फिर आपने किसी को कोई सर्विसेज दी हैं, ठीक है, वहां पे एक सर्विसेज जैसे सैलरी होती है तो सैलरी के अगेंस्ट वहां पे W2 का फॉर्म इशू होता है, जो कि एक कॉपी आपको मिलती है और एक कॉपी आप FBR, वो जो वहां पे IRS है, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में FBR है सर, वहां पे IRS है, वहां पे उनको दी जाती है। तो वहां पे इसी तरह जब आपको सर्विसेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल दूं, माली का काम है, ठीक है ना, आपने कहा यार ये भाई मेरा गार्डन जो है ना ये आके सफाई कर जाना, या पौधे लगा दो या पानी दे दो, ये जो भी छोटा मोटा काम है, आपने उसको 1099 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो आपको आएगा, आपका काम करके चला जाएगा। अगर आपने उसको $600 से ऊपर की पेमेंट की है तो आप पाबंद है कि आप उसको 1099 का सर्टिफिकेट देंगे, फॉर्म देंगे, जो आप एक उसको देंगे कॉपी और एक आप कॉपी IRS को भेज देंगे। तो वो भी अपनी वो बिजनेस इनकम में शामिल करेगा वो बंदा जिसको 1099, फॉर एग्जाम्पल आपके दिन में, वो एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा है वो आर्किटेक्ट है, वो दिन में फर्म में काम करता है, उसको वहां से सैलरी मिलती है, तो वो क्या करेगा, उसको एक W2 मिलेगा जो कि उसकी टैक्स रिटर्न में चला जाए। फिर क्या करता है, शाम को उसने कंसल्टेंसी भी करता है। कंसल्टेंसी वो कैसे करता है कि वो कोई बंदा आया उससे यार भाई मेरा ये नक्शा बना दो, उसने उसको नक्शा बना के दे दिया, ठीक है, उसने बिजनेस इनकम कर ली, सोल प्रोप्राइटर। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी अगर सिंगल मेंबर LLC खोली हुई है, ठीक है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया हुआ है, सिंगल मेंबर LLC खोल ली है, वो उसकी बिजनेस इनकम में है। लेकिन अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में चला गया है या उसने सी कॉर्प में शेयर खरीद लिए हैं, तो भी उसको जो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी उसका 1040 में जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होने लगा है। चेंज कैसे हो रहा है कि एक बंदा जो है अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करे, फॉर एग्जांपल उसी में बंदे की देता हूँ जो कि एक आर्किटेक्ट था, उसने एक बंदे के साथ किया भाई कि हम और तुम मिलके एक पार्टनरशिप खोल लेते हैं, मल्टी मेंबर LLC खोल लेते हैं, जिसमें मैं नक्शे बनाऊंगा और तुम कंस्ट्रक्शन का काम ले लेना, और हम अपना प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। तो क्या होता है कि उनकी जो रिटर्न बनेगी वो पहले बनेगी 1065 की, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं।
और उसके बाद उसमें से उनका प्रॉफिट का शेयर होगा अलग अलग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख का उन्होंने फॉर एग्जाम्पल काम किया, जिसमें से 1 लाख उनकी कॉस्ट आ गई और 1 लाख उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। अब उनका 50% का शेयर था, तो 50,000 दोनों का प्रॉफिट आ गया। अब क्या होगा, 1065 में से K1 के नाम से एक सर्टिफिकेट निकलता है, जो कि आपकी इंडिविजुअल रिटर्न्स में चला जाएगा। वहां पे 1065 में आपको कोई प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं हिट होगा। ठीक है, 1065 रिटर्न बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके प्रॉफिट का शेयर अलग कर दिया जाए, दैट्स ऑल। ठीक है, वो आपका वहां से निकलेगा K1। जिस तरह आपको W2 मिला सैलरी के लिए, आपको 1099 मिला, आपने कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम किया था, उसका आपको 1099 मिला। इसी तरह अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो आपको वहां से K1 मिलेगा। आपके W2, आपके 1099 और आपके K1 तीनों अपने अपने सेक्शन में जाएंगे आपकी 1040 की रिटर्न में। अगर आपने अपनी कंपनी को जो है वो फॉर एग्जांपल, चाहे वो सिंगल मेंबर है या मल्टी मेंबर है, उसको आपने 1120 मतलब एस कॉर्प बना लिया है। एस कॉर्प का मकसद बनाने का ये होता है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स हिट ना हो। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं बचाना है। ठीक है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को एस कॉर्प में रजिस्टर कर लेते हैं, जिससे यह होता है कि उनके प्रॉफिट के ऊपर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स हिट नहीं होता। 1065 में जो K1 लगेगा उसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स हिट हो रहा होगा। लेकिन जो 1120S जब आप अपनी कंपनी बना लेंगे तो वो क्या होगा, पहले आप उसकी 1120S की रिटर्न फाइल करेंगे। उसकी बिजनेस की रिटर्न अलग से फाइल होती है 1120S के नाम से, जो कि एस कॉर्प होगी, चाहे वो मल्टी मेंबर हो, चाहे वो सिंगल मेंबर हो, चाहे वो आपकी सी कॉर्प हो, इधर में। ठीक है, वो आपकी 1120S में आपकी पहले आपकी कंपनी आपकी फाइल होगी, फिर वहां से आपको K1 मिलेगा। वो K1 आप अपनी पर्सनल रिटर्न में लेके जाएंगे 1040। ठीक है, इसी तरह आपकी जो 1120 है, जो सी कॉर्प है, ये उसको बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जैसे आपकी जो पर्सनल जो आपकी इंडिविजुअल टैक्सेशन है वो आपकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आपकी स्लैब्स बढ़ती जाती हैं। तो ये 10% से शुरू होकर ये 37% तक या 38% तक जाती है। तो अगर आपको लगे कि यार आपका बिजनेस इतना ग्रो कर गया है कि आप जो है वो आप बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स दे रहे हो या 35% या 37% टैक्स दे रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी कंपनी को सी कॉर्प में कन्वर्ट कर लेते हो। उसमें क्या होता है, आपको सिंपल स्ट्रेट 21% टैक्स हिट होता है, एंड दैट्स ऑल। और वहां से आप अपना डिविडेंड ड्रॉ करते हो, वो डिविडेंड आपका आपके 1040 में जाएगा, और वहां पे आप उसको अपना इनकम शो करोगे। लेकिन 1120 में आपको डबल टैक्सेशन हिट होती है। उसके वजह ये होती है कि जो आपको डिविडेंड मिलता है वो भी आपका टैक्सेबल होता है। तो ये थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर है वहां की टैक्सेशन का। यहां तक अगर किसी की कोई क्वेश्चन हो, किसी को अंडरस्टैंडिंग में ना आई हो, दोबारा रिपीटेशन चाह रहा हो, तो मुझे बताएं प्लीज। जी फैजान कासिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने बड़ा अच्छा समझाया। एक तो सवाल ये था कि मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल बंदा जो अगर सारी सब चीज़ें खुद करता है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो हम्म। किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, आपने कहा वो हम्म। पार्टनरशिप कर लेता है, तो फॉर्म 1065 ओपन कर लेता है, मतलब फॉर्म रिटर्न फाइल करनी बिल्कुल। पड़ती है। अब उन्होंने सब कुछ बिल्कुल। प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद एक चीज़ समझ में नहीं आई कि 100 रुपये 1 लाख रुपए थे और 2 लाख थे, 1 लाख का एक्सपेंस निकाल दिया, 1 लाख बचा, 1 लाख मैंने 50-50 कर ली। अब रिटर्न में हमने जी जी। दिखा दिया 50-50 करने कि आपस में शेयरिंग कर हम्म। दिया। अब जो जो बिल्कुल। शेयरिंग कर दी, वो टैक्स जो है वो कंपनी का पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप में लगेगा हमें टैक्स, या हम ये प्रॉफिट ले जाके 1040 में लेके जाएंगे, वहां पर हम टैक्स पे करेंगे? ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, K1 जो आप यहाँ बोल मैं रहे फिर हैं, से, K1 क्या है? ये K1 के टैक्स का है, हाँ होगा, पार्ट है, मैं क्या है? बताता हूँ। मैं बताता हूँ, जब आपने इसी देखें सिंपल सा सिनेरियो था कि 2 लाख का आपने रेवेन्यू लिया, जिसमें से आपका 1 लाख कॉस्ट आई, 1 लाख आपका प्रॉफिट आ गया। यस सर। आप और मैं पार्टनर हैं। ठीक है, हमने एक कंपनी खोली हुई है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, आप जो है वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए लिया हुआ है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ। अब क्या हुआ, हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया अपनी कंपनी से। तो अब क्या होगा, हम 1065 की रिटर्न करेंगे, उसमें हम उसकी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डालेंगे, और हमारा 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। वो क्या करेगा, वहां से वो 2 K1 के फॉर्म इशू करेगा, K1 उसे कहलाते हैं। उसमें 50% प्रॉफिट मेरा आ रहा होगा और 50% प्रॉफिट आपका आ रहा होगा। अब मैं 50% जो प्रॉफिट, जो 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है मेरा, मैं अपनी टैक्स 40 की रिटर्न में वो K1 डाल लूंगा और अपनी इनकम में वो शो करूंगा, और आप अपनी 1040 की रिटर्न में आप उस K1 अपना ले लेंगे,
और आपका केवन आप अपने 1040 की रिटर्न में डालेंगे, और उन 1040 की रिटर्न पे जो आपकी इनकम आ रही होगी उस पे आपका टैक्स लगेगा। जो 1065 की रिटर्न होगी उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपके बिजनेस का शेयर आपका बता देना कि भाई ये आपके बिजनेस का शेयर है जिसमें आपको टैक्स लगना है आपकी पर्सनल रिटर्न के ऊपर। तो टैक्स 1065 में कोई टैक्स नहीं लगता। तो सवाल ये है कि अगर हम ये अपना प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप से लेके पर्सनल पे डिवाइड करके लेके जा रहे हैं, तो वजह ये है कि अब जो हमें टैक्स स्लैब रेट लगेगा वो बिजनेस का लगेगा, इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉय का लगेगा, इंडिविजुअल किसका लगेगा? इंडिविजुअल का लगेगा। इंडिविजुअल का लगेगा। ये नहीं होगा जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर पर्सनल हम हमारी सैलरी ज्यादा है और बिजनेस कम हो रहा है तो हमें सैलरी का पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वहां पे इंडिविजुअल के वहां पे एक ही रेट है। 1040 में अच्छा। एक ही रेट है। आपकी इनकम चाहे बिजनेस से हो, चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हो, फ्रीलांसिंग अच्छा, करते हो, तो वहां पे एक ही स्लैब्स है। वो उन स्लैब्स के अकॉर्डिंगली आपको हिट करता है। अब मतलब फॉर अलग अलग एग्जांपल से। मैं हूँ, हाँ हाँ। बिल्कुल मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं शाम को लोगों के और नक्शे भी बना के देता हूँ, और मैंने आपके साथ पार्टनरशिप भी की हुई है। मैं आपसे K1 भी, आपकी कंपनी का K1 भी ले रहा हूँ। अब मेरी तो इनकम बन गई बढ़ ज्यादा। अब मुझे क्या होगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल से 30% टैक्स हिट कर रहा होगा। आप जो है आपका सिर्फ एक ही काम है, वो है आपकी टैक्स जो आपने कंपनी से कमा रहे हैं। इसके अलावा आपका पर्सनल कोई काम नहीं है, आप कोई जॉब नहीं करते, आप कोई फ्रीलांसिंग नहीं करते। तो आपका इनकम पे क्या होगा, आपको जो 50,000 इनकम आ रही है फॉर एग्जाम्पल, आपको 10% टैक्स हिट हो रहा होगा। तो हर बंदे का इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर जाके वो टैक्स हिट हो रहा होगा। मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी इनकम एज ए कंसल्टेंट अगर बनते हैं हम लोग, तो अपने क्लाइंट हम्म का डील कर सकते हैं कि अगर आपकी हम्म इनकम ज़्यादा जा रही है इंडिविजुअल टैक्सेशन पे, तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि 1120 फॉर्म पे चल जाओ, एस कॉर्पोरेशन पे चल जाओ, इसमें 21 टैक्स रेट है और आप सिंगल ही हाँ कमा रहे जी। हैं तो उसमें चल जाए। और अगर आप छोटा काम कर रहे हैं तो अगर किसी से पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये कर लें। मगर मेरा ये सवाल है, अगर बिल्कुल। एक शख्स है वो पार्टनरशिप भी कर रहा है, आप सुनिएगा, और हम्म पर्सनल भी है, मगर वो पर्सनल वो हम्म उसको टैक्स ज्यादा लग रहा है, वो डिवाइड बाय 2 करने के बाद भी उसको 30% चार्ज हो रहा है, आप समझ सुनिएगा सर। हम्म, उसके बाद जी जो जी। है वो फॉर्म जो है वो 1120 डाल सकता है एस, क्योंकि उसके बाद 30% का टैक्स लग रहा है पर्सनल पे जाके ना, जबकि हम्म, वो पार्टनरशिप में भी इंक्लूड है, मतलब शामिल भी है। तो वो एस हाँ कॉर्पोरेशन करवा सकता है ताकि अब मेरे पास टैक्स मिनिमाइज लग सके। हाँ, देखिए उसमें एस कॉर्प कराने का तो मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने अनएम्प्लॉय वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाना होता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए उसका हल फिर ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक तो टेंस आपने एक पार्टनरशिप बनाई हुई है, तो आप उससे बात करोगे यार हमें टैक्स बहुत ज्यादा पड़ता है, हम अपनी पार्टनरशिप को सी कॉर्प में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन ये होती है, उसके लिए आपको एक इलेक्शन ओके। फाइल करना होता है। वो 2558 फॉर्म होता है मेरे ख्याल से शायद। वो आप फाइल करते हैं IRS में, और आपकी कंपनी का स्टेटस जो टैक्स का स्टेटस है वो चेंज करके सी कॉर्प कर देते हैं। आपका कंपनी का नाम चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल फुरकान ताहिर LLC खोली हुई है, तो वो फुरकान ताहिर LLC ही चल रही होगी। ठीक है, वो आपकी उसका सिर्फ टैक्स का स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि यार अब मैं अपने ज़ाती लेवल पे देख रहा हूँ कि यार मैं जॉब भी करता हूँ, मैं शाम को कंसल्टेंसी भी करता हूँ, और मैं आपके साथ मैंने पार्टनरशिप भी की हुई है, तो मुझे अब 30% हिट हो रहा है। तो मैं अपनी जो कंपनी मैंने अपना जो पर्सनल में जो कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई LLC खोल लूंगा सी कॉर्प में, और मैं अपना सारा पर्सनल जो है वो उसमें ले जाऊंगा, ताकि मेरा एटलीस्ट एक तरह से मेरी इनकम लेवल जो है वो हिट ना हो, और मैं सिर्फ 1120 पे 21% देके जान छुड़ा लूं। लेकिन जो मेरी सैलरी टैक्स जो सैलरी के ऊपर मेरा और जो 1065 पे होगा वो मेरा अकाउंट वैसे ही हिट होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन मेरी सही है। स्लैब थोड़ी नीचे आ जाएगी। टी कॉर्पोरेशन से थोड़ी स्लैब नीचे आ जाएगी, मगर आप एस कॉर्पोरेशन में नहीं जा सकते। एस कॉर्प में जा सकता हूँ, लेकिन एस कॉर्प में सिर्फ मैं अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचा सकता हूँ। उसके अलावा मुझे उसमें कोई फायदा नहीं है। सही है सर, समझ में आ गई। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी फुरकान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये था कि जैसा अभी सर को बता रहे थे कि 30% अगर हो तो 21% में चला जाएंगे सी कॉप खोल के। ठीक है, बट हम्म मुझे भी एक चीज समझ नहीं है कि वो दो बंदों की पार्टनरशिप चल रही थी जिसमें हम्म दोनों का 50% आ रहा था। एक की जो इनकम है वो चली गई है 30% से ज्यादा, जबकि दूसरे की इनकम हम्म 10% है। अब उसमें हम्म आपने कहा कि जो उसको फॉर्म K1 को हम दोबारा सी कॉप में शिफ्ट करने के लिए फॉर्म फिल करके देंगे और वो कंपनी चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कंपनी का नेम वगैरह सेम रहेगा। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो दूसरा बंदा नहीं करना चाहता, आपकी भी इनकम ज्यादा हुई हाँ, है, तो क्या सिनेरियो होगा?
अगर तो वो नहीं करना चाहते तो फिर तो जाहिर बात है आप पार्टनरशिप में आप नहीं कर सकते, लेकिन ये तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें यह है ना कि ठीक है। एक बंदे की तो इनकम जो है वो 10% पे है, लेकिन दूसरा बंदा है जिसको हाँ टैक्स लग रहा है वो 10% बिल्कुल दे रहा है, लेकिन आपकी 10% की जगह आप 40% पे चले गए हैं या 35% बिल्कुल पे चले गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल देन बिल्कुल। हमारे पास यानी देखिए कि ना, सिनेरियो चेंज नहीं कर बिल्कुल सकते हम। बिल्कुल। अब देखिए ना, मैं मुझे टैक्स पड़ा है 30% पे, उनको टैक्स पड़ा है 10% पे। मैं अगर उसको सी कॉर्प पे लेके जाऊंगा तो वो बेचारा तो 10 से 21% पे चला जाएगा। यस। तो वो क्यों चाहेगा कि भाई मैं 11% टैक्स और दूं अपनी इनकम के ऊपर। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आपको होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपको ये लगा कि यार हमारी माशाल्लाह अब इनकम बहुत बढ़ गई है, अब हमें जो है वो टैक्स बहुत ज्यादा पड़ता है, तो फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज फिर यही होगा कि आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दें और ओके। उसके बोले कि भाई तुम अपना रखो मैं अपना रखता हूँ भाई, तो फिर इस तरह हो सकता है। फिर वो ठीक है, आपको मतलब बिजनेस देगा। वो फिर मतलब जो होगा, फिर दो अलग अलग कंपनियां खोल लेंगे। वो अपनी कंपनी चलाएगा, आप अपनी कंपनी चलाओगे। वो आपको बिजनेस देगा, फॉर एग्जांपल आपसे सर्विसेज लेगा तो आपकी कंपनी को इनवाइस करेगा, आप उसकी कंपनी को इनवाइस करोगे। तो इस तरह फिर आप उसको ठीक फिर हो गया, अपना ठीक बिजनेस हो गया, स्ट्रक्चर मतलब चेंज कर। हम पार्टनरशिप रखते हुए इंडिविजुअल इसको सी कॉप में एक बंदा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, एक नहीं जा सकता। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, और भी किसी का सवाल था? मेरे ख्याल से उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया है शायद। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन था, अच्छा, आप मुझे थोड़ी देर काइंडली बता सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि पार्टनरशिप है और कौन पार्टनरशिप जो है कौन सा बात कौन सा आप कर रहे सात हैं? सात तैयब। सात तैयब, जी जी। ठीक हो गया। तो चलिए, मतलब यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि आप K1 फॉर्म इशू कर देंगे और उसमें जो हम्म। प्रॉफिट है वो आप इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या बिल्कुल। पार्टनरशिप को अपनी 1065 जो है वो स्टिल सबमिट करवाना पड़ेगा? हाँ हाँ, वो देखिए, इसकी मैं अभी आगे जाके आपको डेडलाइन से बताऊंगा ना। उसका होता ये है कि जो आपकी 1065 या 1120S जो है ना, इनकी जो डेडलाइन की डेट्स होती है ना, फाइलिंग की डेट्स, वो एक महीना पहले होती है। और जो आपकी 1040 और 1120 है, ये एक महीना बाद में होती है। जो 1065 और 1120 की है, ये आप फाइल करते हैं मार्च, 15 मार्च तक, 14 या 15 मार्च तक। और जो 1040 और 1120 है पर्सनल और सी कॉर्प, ये आप फाइल करते हैं 14 अप्रैल तक। ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो शेयर आपका 1065 से या 1120 से आपका प्रॉफिट निकलना होता है, वो आप एक महीना पहले लेके K1 पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो अपनी 1040 या 1120 की रिटर्न्स फाइल करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है। अगर क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर अपनी पर्सनल रिटर्न फाइल करनी है, तो जब तक आपके पास K1 नहीं होगा, कि अगर आपने किसी के साथ मल्टी मेंबर मेंबरशिप में पार्टनरशिप की हुई है, तो आपके पास, जब तक आपके पास शेयर ही नहीं आएगा, तो आप कैसे अपनी 1040 फाइल करेंगे? और ऑब्वियसली अगर कोई लेट फाइल कर रहा है, कोई जल्दी फाइल कर रहा है, तो उसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका एक महीना पहले ही डेडलाइन रख दी है कि भाई 1055 की रिटर्न फाइल करनी है तो एक महीना पहले करनी है आपने, ताकि जिसका जो जो शेयर है K1, वो उसको एक महीना पहले मिल जाए और उसके पास ड्यू टाइम हो कि वो अपनी 1040 की इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर सके। जी, फैजान कासिम साहब। सर एक क्वेश्चन और आईडी आ गया है दिमाग में, और थोड़ा सा जी जी, छोटा सा क्वेश्चन है। वो कोई ये बात है नहीं जी। वो ये है कि पर्सनल रिटर्न तो समझ में आ गई। आपकी जो भी कंपनी की रिटर्न है, चाहे वो 1120 हो, चाहे 1120S हो, चाहे 1065 हो, वट एवर, ठीक है। हमने इसमें K1 डाल, हमने K1 किया, फॉर्म आ गया, प्रॉफिट निकल गया। अब जब हम्म 1040 की रिटर्न डालेंगे, वट एवर, कहीं वह 1040 डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इनकम आ रही होगी, सही, हमने सब डाल हम्म दिया। अब हमने जो फॉर्म 1120 है कि 1065 है, वो हमने इसलिए बनाई थी कि ताकि हमें टैक्स हिट ना हो, सही है। तो हम इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इस ये टैक्स की फॉर्म भरने की वजह से जो टोटल पूरी इनकम हमारे पीछे बैकग्राउंड से हमें आ रही होगी, वो टोटल टोटल सारी जितनी भी इनकम, उस पर हमें टैक्स जो पे करना पड़ेगा 21% ही पे करना पड़ेगा। आप समझे सर मेरी बात को? मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें, आपने आपने बेसिकली देखें, जब 1065 पार्टनरशिप में ली है ना, आपको इनकम आ रही है जहां से, वहां से जो K1 आ रहा है, वो तो आपका, जो आपका प्रॉफिट था 50,000, आपके इंडिविजुअल में चला गया 50,000। 1120S बनाने का मकसद सिर्फ होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 6.2% होता है एम्प्लॉयर पे, और एम्प्लॉय का होता है सिक्स नहीं पॉइंट टू सर, परसेंट लेकिन अगर एम्प्लॉयर, मेरे लेकिन सुन सवाल है सुन ले। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं जो हूँ पार्टनरशिप भी हूँ, एक मैं कंसल्टेंसी भी हम्म चला रहा हूँ, और एक जगह मैं हम्म, कंपनी भी मैंने खोली भी, एक बंदे के साथ कंपनी का भी मेंबर ठीक हूँ, है। डायरेक्टर हूँ। और एक जगह हम्म मैंने एस कॉर्पोरेशन भी गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा तीनों में जा हम्म, सकता है, मना तो नहीं है सर। बिल्कुल जा सकते, तीनों बिल्कुल में जा मैं सकते, गया बिल्कुल हूँ, जा। अब मैं तीनों में मैं गया हूँ आपको हर दो, तरह से बताता हूँ, मैं आपको तीनों पूरा में। सिनेरियो बताता हूँ, बिल्कुल पूरा बताता हूँ। ठीक है, आपने एक खोली है पार्टनरशिप मेरे साथ, आपको हम्म वहां से प्रॉफिट, आपको वहां से K1 मिलेगा।
1065 की रिटर्न फाइल करेंगे हम मार्च से पहले पहले, 14-15 मार्च से पहले पहले, और उसमें आपको एक K1 मिलेगा जिसमें आपका शेयर होगा कि भाई आपका और मेरा शेयर इतना इतना था, वो आपका बिल्कुल। 1040 में चला जाएगा। फिर आपने भाई माइक को ऑफ कर ले बाकी लोग। अच्छा, उसके बाद आप लोग, आपने एक अपना कोई और पर्सनल भी कंपनी खोली हुई है जिसे आपने 1120S एस कॉर्प बनाया हुआ है, उसकी आप 1120S की रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें आपको सिर्फ फायदा ये होगा कि आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो कि आपका बनता है क्या कहते हैं 12.4% टोटल, वो आपको बचत हो जाएगी उसकी, सिर्फ उसका ये फायदा होगा। लेकिन जो बाकी आपका होगा, इनकम आपकी जो आ रही होगी, वो आपको वो पूरी की पूरी आएगी, सिर्फ उस इनकम के ऊपर 12.4% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको नहीं लगेगा, बस इतना आपको फर्क पड़ेगा उसमें। वो इनकम आपकी पूरी की पूरी जो वहां से जो K1 निकलेगा वो भी आपका। भाई ये कौन साहब हैं, काइंडली माइक अपना ऑफ कर लें, आपसे गुजारिश है, माइक अपना ऑफ रखें। वो आपका जो है वहां से भी आपका K1 आएगा, वो आपका इंडिविजुअल आपका स्केड्यूल ई बेसिकली होता है, जहां पे आपका ये K1 जाता है। मुख्तलिफ स्केड्यूल्स होते हैं, आगे आके जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो आपका उसमें वो भी चला जाएगा, लेकिन उस इनकम के ऊपर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स हिट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपका कोई और पर्सनल बिजनेस है, उसके ऊपर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स उतने पार्ट पे हिट हो रहा होगा, ठीक है। फिर तो उसके सवाल। बाद आप, हम्म, मैं वही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने एक सी कॉर्प भी खोली हुई है, वहां हम्म, पे जो होगा, वहां की जो रिटर्न फाइल होगी उस पे आपकी जो इनकम बनेगी उस पे आपका 21% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप उसमें से कोई डिविडेंड लेंगे तो वो डिविडेंड आपका जो है वो आपका 1040 में जाएगा। अदरवाइज आपका जो डिविडेंड, अगर आपने वहां से कोई डिविडेंड नहीं लिया है तो वो उस अपना उनका रिटेन अर्निंग पे वो अमाउंट चली जाएगी, और वो उसके ऊपर 21% टैक्स देके फारिग हो जाएंगे। कुछ क्लियर हुआ आपको फैजान नहीं भाई? सर, सर क्लियर तो होगी सर। मैं मतलब ये कहने का मकसद है, अगर मैं सबकी जगह रिटर्न भरूंगा 1040 में, तो सबके उधर हम्म, अलग अलग रेट से मुझे हिट होगा और अलग अलग टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरी जहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, जी जी बिल्कुल। मतलब एक ये नहीं है कि मुझे जो सबसे मिनिमाइज टैक्स रेट होगा वो मुझे हिट नहीं होगा। अगर तीनों कंपनी में मैं फॉल करता हूँ, 1065 पे भी और सी कॉर्पोरेशन भी और एस कॉर्पोरेशन, तीनों मेरे पास है, मैं तीनों जगह में काम कर, पर्सनल भी अपना काम कर रहा हम्म हूँ, किसी जगह हम्म एम्प्लाई हम्म हूँ मैं। अब मुझे एम्प्लाई वाला हिट नहीं होगा। मैंने एस कॉर्पोरेशन खोली थी एम्प्लाई के लिए, सेल्फ से वहां से बच गए। अब मसला ये है कि दोनों पार्टनरशिप भी है और सी कॉर्पोरेशन है। अब पार्टनरशिप पार्टनर जो पार्टनरशिप है उसमें क्या रेट लगेगा, इसका सवाल ये है। जो भी रेट लगेगा सब आप नहीं नहीं किसी नहीं, भी। हाँ, आपका कंबाइन का रेट लगेगा, आपका रेट कंबाइन लगेगा। बिजनेस इनकम, पूरी बिजनेस इनकम के ऊपर आपका जो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम के ऊपर आपकी स्लैब लगेगी। सही है सर। बाकी सर ये सवाल जो जो है ना, मैंने अभी जो आपसे पूछा है, ये जब आप प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे यही सवाल हाँ बार बार हाँ, मेरे ये को पूछेंगे। आपको अभी पूरा पूरा आपको सिनेरियो, हर एक एक सिनेरियो आपको समझाऊंगा। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अभी तो क्योंकि ये पहली तरह है ना क्लास, तो आपको थोड़ा सा तरह कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अभी जब आप ये 4-5 क्लासेस ले लेंगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल ये जो है ना हलवा हो यही जाएगी, सर। कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप प्रॉपर हो जाएगी, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है ना, मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन भी देने का टाइम दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे आपको जाके कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई क्योंकि सर इंशाल्लाह हम मसला नहीं किसी होगा। क्लाइंट को जब से बताएंगे ना, ये बड़ा अच्छा आपने चार्ट बनाई है, तो हम उसको बता हम्म सकते हैं कि देखिए आपका जो फॉर्म है आपको हम टैक्स सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ये करेंगे तो आप ये हम्म शिफ्ट करेंगे। जो मेरे सवाल है वो ऐसा ऐसा कंसिडरेंट है कि सामने वाले बिल्कुल। से मैं आपको कैसे आपको पूछो देंगे। मैं आपको हर मैं आपको बेसिकली जो मेरा हमारा ये जो टैक्सेशन पढ़ाने का है ना, मैं जो आपको गाइड करूंगा ना, मैं आपको गाइड करूंगा एज अ फ्रीलांसर भी, कि अगर आप ये काम फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर करना चाह रहे हैं, तो आपको क्लाइंट को कैसे डील करना है, किस चीज के लिए आप कितने हद तक चार्ज कर सकते हैं, उसमें आप कहाँ कहाँ आप उसको चार्ज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप अपने बिजनेस का वहां से आइटम निकाल सकते हैं, कहाँ पे आप ज्यादती करना नहीं है आपको, और कहाँ पे आप उससे चार्ज कर सकते हैं। आपको मैं हर तरीके से गाइड करूंगा, हर चीज का रेट आपको आइडिया करूंगा कि ये मार्केट में इसका रेट ये चल रहा है, पाकिस्तान में इसका रेट ये चल रहा है। तो आपको हर चीज इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी फुरकान ताहिर साहब। जी। अच्छा सर, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन दोबारा कुछ समझ नहीं आ रहा है इस जगह पर। देखिए, सी कॉप के ऊपर 25% फिक्स है, 21। ठीक है, 21%, सॉरी। एंड एस कॉप के ऊपर ये कहते हैं कि जी सेफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है 6.6% टैक्स सेव हो सकता है, और 12.4% आप कह रहे हैं मैक्सिमम होता है ये। अ, जब नहीं, हम ये टोटल होता है 12.4% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है बिजनेस के ऊपर। जो ओके। बिजनेसमैन होता है ना, उसके ऊपर अगर तो आप है ना एम्प्लॉय, तो ठीक है, आपका क्या होगा कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपका 6.2% तो एम्प्लॉयर खुद जमा कराएगा आपकी, ठीक है ना, आपके बिहाफ पे, ठीक हो आपकी गया। सैलरी से काट के। और लेकिन वो अपने पल्ले से भी 6.2% आपके नाम का जमा कराएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा ना, अपनी जो इनकम होगी, उस अपनी इनकम के ऊपर भी बेचारा 12.4% जमा करा रहा होगा।
6.2 प्लस 6.2 12.4% अपनी इनकम पे भी जमा करा रहा होगा। ये ठीक है, अभी आगे जाके हम इंशाल्लाह जब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पढ़ेंगे उसकी पूरी कैलकुलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ओके, तो चलो आपको ठीक है, वो आपको ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक, वेलकम। अच्छा जी, ये आईफोन के नाम से कोई साहब है, कोशिश कीजिएगा अपना नाम रखा करें ताकि एक तो एड्रेस करने में भी आसानी हो, फिर हमारी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो जरा आइडिया होता है कि कौन सा बात कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, जी आई अब्दुल्ला जकीर साहब वालेकुम। बात कर रहा हूँ। और जी अब्दुल्ला भाई। मैं जरा चेंज कर, हाँ जी, इसको चेंज कर देता हूँ। गुजारिश मेरी ये है कि थोड़ा सा ना इसमें जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है इसको कोई हम्म। एंड पे रख लें, ताकि जो साहिबान साथ वक्त की किल्लत की वजह से जुड़े हुए हैं और वो लेक्चर लेना चाह रहे हैं और साथ साथ उनको क्लियर होता जा रहा है, वो उनका बचत वक्त भी ज़रा बच जाए और बात भी खत्म ठीक है हो जाए। ठीक है हमको 4-5 टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, इस तरह हम एक ही टॉपिक पे स्टक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। और कोई साहब है, किसी का क्वेश्चन? अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी जो वहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी है वो है आईआरएस, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है वहाँ पे आईआरएस है, ठीक है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से। इसको आप आयरिस के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। जो पाकिस्तान में जो हम टैक्स का जो हम पोर्टल यूज करते हैं आयरिस, वो डिफरेंट चीज है, ये आईआरएस डिफरेंट चीज है। जो हमारी नोटिफिकेशन क्लास थी ना उसमें भी सब कंफ्यूज हो रहे थे इससे। ठीक है, ये बाकी इसका थोड़ा सा हिस्ट्री लिखी हुई है, 1862 में फाउंड की गई थी। आप लोगों ने जो इसका ये वेबसाइट का जो लिंक है irs.gov, इसको आपने बड़ा ध्यान रखना है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से निकलेगी, हर टॉपिक के ऊपर इस यहाँ पे पब्लिकेशंस प्रोवाइड की होती हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, एक हर मिनट, चीज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैं जा रहा प्रोवाइड। हूँ। भाई काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए, आपकी मेहरबानी। आसिफ इकबाल साहब आई गेस, प्लीज माइक माइक अपना म्यूट रखें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जी आपका जो फेडरल टैक्स है वो आपका जो आईआरएस है वो आपकी एनुअल इनकम्स के ऊपर लेता है, जो कि आपकी इंडिविजुअल्स हो, कॉर्पोरेशन हो, आपके ट्रस्ट हो या अगर अदर लीगल एंटिटीज हो, ठीक है। और ये आपकी टैक्सेबल इनकम्स के ऊपर होता है, जैसे आपकी वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, टिप्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी, और उसके अलावा भी अनअर्न इनकम कुछ खिलाती हैं वो भी आपकी हो गई। आपको वहाँ पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ टैक्सेबल नहीं होते। फिर इसी तरह और भी वहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये तरह तरह की चीजें होती हैं जो आपको ये आईआरएस वहाँ पे डील करता है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइल किसको करना होता है? फाइल करने के लिए जो है ना आपकी इसमें एज की लिमिट होती है, ठीक है। आपका देखा जाता है कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है, और आपने किस इनकम पे फाइल करना है, कितनी अमाउंट है जो जिसके ऊपर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना नेसेसरी है, और कितनी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको वैसे तो आईआरएस में मिलेगी, मैं भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी अपनी भी जरा रिसर्च वर्क कीजिएगा, आईआरएस को वेबसाइट को खोल के देखें, वहां पे जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्योंकि आपके इसके साथ आपका जिंदगी भर काम चलना है अगर आपने यूएस की टैक्सेशन में काम करना है। अच्छा, जो टैक्स ब्रैकेट्स की बात हो रही थी वो ये देखें आपके सामने, ये टैक्स ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब वहां पे होते हैं मुख्तलिफ तरह के स्टेटस, ठीक है। एक होता है जो बंदा सिंगल की रिटर्न फाइल करता है, एज अ सिंगल, तो उसको उसकी अगर 11,000 तक की सैलरी है तो उसके ऊपर 10% जो है 11,000 तक की इनकम पे 10% हिट कर रहा होता है। लेकिन अगर वहां पे आप शादीशुदा हैं और आप मैरिज फाइलिंग जॉइंटली की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 10% टैक्स फाइल होगा, लेकिन इनकम की स्लैब बढ़ जाएगी 22,000 तक, ठीक है। लेकिन इररिस्पेक्टिव कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है या आप जॉब कर रहे हैं, कोई एक बंदा घर पे रहता है एक बंदा जॉब करता है, इररिस्पेक्टिव आपकी दोनों के कंबाइंड इनकम जो है वो कैलकुलेट कंसीडर की जाएगी, चाहे एक बंदा जॉब करे ना करे। लेकिन आपको 10% टैक्स हिट होगा, 11 पे नहीं, 22,000 पे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्टेन जैसे पे वहां पे कुछ होता है कि अक्सर लोग अपने एसेट्स नहीं दिखाना चाहते या अपनी इनकम नहीं शो करना चाहते, तो वो मैरिज फाइलिंग सेपरेटली भी करते हैं। तो उस सूरत में फिर वही 10% की स्लैब दोबारा आपको 11% पे हिट होगी। अच्छा, वहां पे एक होता है सिंगल और एक होता है वहां पे हेड ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि आप शादीशुदा नहीं है लेकिन आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। आप वहां पे आपको पता है कि वहां पे शादीशुदा है नहीं है, वहां पे बच्चे होना कोई इतनी वो बात नहीं समझी जाती, आपके साथ बच्चे भी होते हैं चाहे इररिस्पेक्टिव आप शादीशुदा हैं या नहीं है। आपके लेग्स के अलावा अदर डिपेंडेंट्स जैसे आपके भाई या बहन हो गए, आपके आपके कोई ओल्ड एज पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट्स हो गए। तो वहां पे आपका हेड ऑफ हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वहां पे आपका जो स्टार्ट हो रही है स्लैब वो 15,700 पे आपको स्लैब स्टार्ट हो रही है, जिस पे आपको 10,000 का टैक्स रेट आपको
हाँ जी, आपको ये मटेरियल सारा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आपको हर मटेरियल प्रोवाइड दूंगा। इसके अलावा आपको एडिशनल मटेरियल भी आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उस पर शेयर करूंगा, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया करूंगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा, उसके अलावा कुछ ट्रस्ट और स्टेट्स होती हैं, उन पे भी कुछ स्लैब्स कहीं कहीं किसी रेट पे हिट कर रही होती हैं, उनकी उनकी बहुत मिनिमम टैक्स होता है, ज्यादा टैक्स नहीं होता। तो फिर ये आपके सामने टैक्स रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, लेकिन आपको इन स्लैब्स को, इन टैक्स रेट्स को याद करने की कतई जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ यहाँ पे डाटा एंट्री होगा कि आपने वो टैक्स की डाटा एंट्री आप उसमें डालेंगे, आपका इनकम जो निकलेगी, आपका टैक्स का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा आपका ये टैक्सेबल इनकम बनती है, ठीक है। तो आपको उसमें ये टैक्स स्लैब देखने की या रेट करने हाथ से देखने की कोई जरूरत नहीं है। जी फैजान कासिम, आपका क्वेश्चन है। सर माजरत है, पूछ लिया, हमारे सवाल से किसी को इतराज ना हो, माजरत है। सवाल ये सर, ये 22% है जॉइंटली है, अगर हाउस और हेड ऑफ हाउस होल्ड हो रहा है तो ये 22 से 22,000 से बढ़ के ऐड नहीं हो जाएगा इस पे? नहीं, ये फिर 15,000 है। हेड ऑफ हाउस होल्ड में देखिए 15,700 आ रहा है। नहीं मतलब अगर जॉइंटली भी है, मियाँ बीवी साथ रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं और बच्चे भी अगर हैं मियाँ तो? बीवी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बच्चे भी फाइल कर रहे हैं, तो 22,000 ही है। अच्छा, सही सर। चल, आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे फाइलिंग स्टेटस चलते हैं, ठीक है। फाइलिंग स्टेटस अभी मैंने आपको बताया, अब वहां पे भी चल रहे हैं। वहां पे जो आपकी 5 फाइलिंग स्टेटस थे, ठीक है। आपका एक सिंगल हो गया। सिंगल के बाद अगर आप सिंगल भी हैं और आपके साथ डिपेंडेंट्स भी हैं तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हो गए। अगर आप शादीशुदा हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज की हुई है, मतलब आप साथ लिव इन नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होना जरूरी है, लिव इन नहीं है वहां पे, ठीक है। तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और लेकिन आप साथ इकट्ठा अपनी रिटर्न फाइल नहीं करना चाह रहे फॉर सर्टेन पर्सन, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपको पता है कि अगर आप तलाक देते तो आपकी बीवी का हक होता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वहां पे मुख्तलिफ लॉज हैं, तो इसलिए वो वहां पे कुछ लोग सेपरेटली भी फाइल करते हैं। तो अगर आप सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तो वहां पे आप मैरिज फाइलिंग सेपरेटली कर लेते हैं। फिर वहां पे एक और स्टेटस है जो कि पीछे डिस्कस नहीं हुआ, वो होता है क्वालिफाइंग विडोअर या सर्वाइविंग स्पाउस का विद डिपेंडेंट चाइल्ड। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी स्पाउस जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर आपको अलाउ होता है कि आपका जो स्टेटस है वो जिस साल में वो फौत होते हैं वो साल तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही करते हैं। लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस चेंज हो जाता है। उसमें आपको फायदा ये होता है कि आपको जो बेनिफिट्स है ना वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले ही मिल रहे होते हैं। लेकिन आपको जो आपकी इनकम, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा था 22,000 इनकम थी, जिसमें आपका 10% का रेट लग रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा होगा कि आपको 10 सिंगल की हिट स्लैब नहीं हिट हो रही होगी, आपको आपको सर्वाइविंग स्पाउस पे ना, आपको हेड ऑफ हाउस पर 15,000 की हिट हो रही होगी, आपको 22,000 वाली ही हिट हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपको मेरिट, लेकिन ये आपको सिर्फ अलाउ होता है 2 साल के लिए, और ये सिर्फ उनके लिए कि जिनके साथ बच्चे हों। अगर आपके बच्चे नहीं है तो फिर आप सिंगल पे वापस शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके साथ डिपेंडेंट चाइल्ड है फिर आप जो है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड या सर्वाइविंग स्पाउस, सर्वाइविंग के ऊपर, विडोअर के ऊपर आप शिफ्ट होंगे। अदरवाइज अगर आपके पास चाइल्ड नहीं है तो फिर आप सिंगल पे, और अगर आपके पास अदर डिपेंडेंट है जैसे चाइल्ड नहीं है लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई भाई है या कोई माँ बाप है, तो फिर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में चले जाएंगे। सिंगल फाइलिंग स्टेटस का जो है सिंगल फाइलिंग में इसको पढ़ देता हूँ। अ सिंगल फाइलर इज अ टैक्स पेयर दैट इज अनमैरिड, divorced, a registered domestic partner, or legally separated according to the state of law as the last day of tax year। यहाँ पे मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में मिले, ठीक है। 31 दिसंबर को पार्टी थी, रात को 11 बजे आपको, आप दोनों ने फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं। रात को 11 बजे आपने शादी कर ली, या 11:50 पे कर ली, या 59 पे भी कर ली। आपको अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो आपका स्टेटस मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन और अगर आप फॉर एग्जाम्पल उसी रात को आप मैरिड थे और आपने डिवोर्स ले ली 11:59 पे रात के, या 11 बजे, या मतलब सिंपल इनवर्स 12 बजे से पहले पहले, तो आपका का स्टेटस जो है वो सिंगल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैरिज ज्वाइंट फाइलिंग स्टेटस का है, एन इंडिविजुअल दैट इज मैरिड बाय द एंड ऑफ टैक्स ईयर, मतलब रात को 12 बजे, 31 दिसंबर रात को 12 से पहले पहले, वहां पे जो टैक्स ईयर चलता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। You can file tax return jointly with their spouse while filing under married filing jointly status. Couples can record their
respective incomes, exemptions, deductions on the same tax return. A joint tax return often provides a bigger tax refund or a lower tax liability. मतलब आपको उसमें रिफंड्स ज्यादा मिलते हैं, आपको जो लिवरेजेस दी जा रही होती हैं वो ज्यादा हो रही होती हैं। सिंगल के लिए वो हाफ होती है, मैरिड के लिए वो, जॉइंट के लिए वो डबल दी जा रही है। जैसे आपने इनकम के स्टेटस में देखा कि 10% सिंगल के लिए 11 थी और उसके लिए मैरिड वाली जॉइंट के लिए वो 12 पे चली गई। Married filing jointly is best if only one spouse has a significant income. If both spouses work and the income is and itemized deductions are large and very unequal, it may be more advantageous to filing separately. यहाँ पे जैसे आपका टैक्स बेनिफिट जो बचाने का स्टेटस है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दोनों बिजनेस कर रहे हैं और दोनों बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यार आपकी दोनों अगर इनकम अपनी मिलाते हो तो आपको टैक्स की रिटर्न का जो रिटर्न हिट हो रही स्लैब वो 30% हिट हो रही है। तो आप क्या करोगे, यार हम मैरिज फाइलिंग सेपरेटली कर लेते हैं, हमारी टैक्स जो स्लैब होगी वो एग्जाम्पल से 12% या 13% या 15% हिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे भी मैरिज फाइलिंग सेपरेटली का स्टेटस यूज करके आप अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। जी फैजान कासिम साहब, आपका हैंड रेज है अभी। अच्छा ठीक, सर बाय मिस्टेक हो गया। ओके। अच्छा, मैरिज फाइलिंग सेपरेटली में क्या है कि जी इज अ टैक्स स्टेटस फॉर मैरिड कपल हु चूज टू रिकॉर्ड देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस ऑन अ सेपरेट टैक्स रिटर्न। मतलब कि दोनों अपनी अलग अलग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। The alternative to married filing separately is married filing jointly. Usually, it makes sense financially for married couples to file jointly. However, when one spouse has significant medical expenses or miscellaneous itemized deductions, or when both spouses have the same amount of income, it might be wiser to file separately. यहाँ पे basically concept क्या है कि आपको वहां पे डिडक्शंस अलाउ होती है। मैं आपको अभी पूरा इसका फॉर्मूला, एक शीट दिखाऊंगा, एक पूरा एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा आइटमाइज डिडक्शन का और स्टैंडर्ड डिडक्शन का ना, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो वहां पे वो ये बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि अगर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं और आपको वहां पे टैक्स का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो वो आप सेपरेटली फाइल करके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक बंदा कमा रहा है और आप मैरिड हैं तो आपको बेनिफिट यही होता है कि आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करें। लेकिन अगर दो कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर आपको बेनिफिट, अगर आप चाहें तो आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपकी टैक्स सेविंग हो रही है उसमें। क्वालिफाइंग विडोअर विद अ डिपेंडेंट चाइल्ड क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर इन विच स्पाउस डाइज द सर्वाइविंग स्पाउस कैन टिपिकली यूज द फाइलिंग द ज्वाइंट फाइलिंग स्टेटस। मतलब उस साल तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेगा जिस साल वो स्पाउस फौत हुआ, चाहे वो 1 जनवरी ही क्यों ना हो। ठीक है, 1 जनवरी हो या 31 दिसंबर हो, दोनों सूरतों में वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेगा। लेकिन उससे नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो उसके जो साल की डेथ के साल के वो सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस करेगा जिसमें उसको बेनिफिट सारे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के मिल रहे होते हैं। When the surviving spouse cannot continue to claim an exemption for the deceased spouse, they may claim the standard deduction for a married couple jointly. The tax benefit and income range for surviving spouse is the same for that for married filing jointly. ये मानो को बता दिया कि मतलब उसको बेनिफिट सारे उसको फाइलिंग jointly के ही, मैरिड फाइलिंग jointly वाले मिल रहे होते हैं, लेकिन वो सिंगल रिटर्न मतलब फाइल वो एज अ सिंगल ही कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए डिपेंडेंट चाइल्ड का होना जरूरी है बहुत। ठीक है, अगर डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है तो फिर वो मेरी फाइलिंग सेपरेटली या हेड ऑफ हाउस होल्ड में चला जाएगा अगर अपना डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है। अगर और डिपेंडेंट्स है तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में, और अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो सिंगल में शिफ्ट हो जाएगा। जी क्या फैजान कासिम साहब। सर इसमें सवाल ये है कि जो आपने एक तो बताया कि 1 जनवरी को ही डेथ होती है बंदे की, तो उस साल हम्म, को छोड़ के 2 साल लगेंगे, एम आई राइट सर? एक तो सवाल ये पूछना जी था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा फॉर ये है कि एग्जांपल अगर अगर उसकी 2023 में डेथ हो गई है तो हम्म 2023 में वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेगा, 2024 और 2025 में वो क्वालिफाइंग अच्छा, विडोअर के पे दूसरी करेगा। बात, दूसरा सिनेरियो ये सर, शौहर जब मरा वो जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, उस वक्त डिपेंडेंट, हम्म, मगर आफ्टर कुछ महीनों के बाद वो डिलीवरी करती है तो डिपेंडेंट, उस पर सिनेरियो क्या होगा? हाँ ये एक ट्रिकल क्वेश्चन है। ये बेसिकली हमारे पास अभी तक ऐसा सिनेरियो आया भी नहीं है, लेकिन ये एक कॉमन सिनेरियो हो सकता है। इसके ऊपर मैं आपको ऐसे कहूँ, मैं आपको इस पर रिसर्च करके बता देता हूँ, वो बेहतर रहेगा बजाय से कि मैं आपको अपनी तरफ से आंसर करूँ। मैं आपको इसके ऊपर चेक करके बता देता हूँ कि अगर ऐसा सिनेरियो हो तो क्या, क्योंकि मेरे हाथ से भी ऐसा सिनेरियो हुआ क्योंकि नहीं है। क्योंकि लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी। मेरा अंदाजा है, हाँ मेरा अंदाजा ये कि अगर प्रेग्नेंट हो तो ऑब्वियसली वो उसको मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली पे ही शिफ्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी इसको मैं चेक कर लूंगा, एक बार वेरीफाई कर लूंगा। ये मुझे अपने नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कीजिए, करवाइएगा। ठीक थैंक यू सर। है, वेलकम। अच्छा, हेड ऑफ हाउस होल्ड में क्या है कि हेड ऑफ हाउस होल्ड सिंगल और अनमैरिड टैक्सपेयर हु पेज एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग देयर हाउस होल्ड and lives with other qualifying family members for whom they provide support for more than half of the year। ठीक है, आपको एक तो ये कि अगर आप डिपेंडेंट के साथ रह रहे हैं लेकिन आपका उनका 50% खर्चा उठाना भी जरूरी है और वो आपके साथ रह भी रहे हों,
ये दो रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस उनके साथ हैं कि एक तो आप उनका 50% से ज्यादा खर्चा उठा रहे हो और दूसरा वो आपके साथ रह रहे हो। दिस मीन्स द टैक्सपेयर मस्ट हैव पेड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल हाउस होल्ड बिल। घर का खर्चा जो है वो बिल्स जो है वो 50% ज्यादा आप पे कर रहे हो, इंक्लूडिंग रेंट एंड मॉर्गेज, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ग्रोसरी, रिपेयर्स एंड अदर कॉमन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारे उसने बता दिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर्स इंक्लूड अ डिपेंडेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट और एनीवन else that you can claim as an exemption. A head of household benefits from lower tax rate, मतलब उसका टैक्स रेट थोड़ा लोअर हो जाता है, स्लैब उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ एजेस, एक सेकंड में, तरफ कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। सर ये मटेरियल सॉफ्ट, अच्छा ठीक है, वही मैसेजेस पुरानी है, मुझे लगा शायद कोई नए मैसेज आए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एज की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी सिंगल का जो है, अगर आप 2023 में हैं और आप अंडर 65 हैं तो आपको उस पर ग्रॉस इनकम क्या चल रही है, और अगर आप अंडर 65 ओल्डर हैं तो उसकी ग्रॉस इनकम की स्लैब आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। फिर इसी तरह हेड ऑफ हाउस होल्ड है, उसमें आपके 65 हैं तो आपको जो है वो इनकम एटलीस्ट कहाँ पे आ रही है, अगर आपकी फाइल रिकम करना जरूरी है, और अगर आपके उस 65 बड़े हैं से उड़ जाते हैं, बढ़ जाती है, तो आपको कितनी इनकम के ऊपर आपको फाइल करना जरूरी है। ये थोड़ी सी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे एज आपको हर एंट्री करनी होती है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ योर फाइलिंग स्टेटस इज सिंगल और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, तो आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 13,850 है, और तो आपको 13,850 तक अलाउ होता है कि आप अपनी इनकम पे वो माइनस कर सकते हैं, और आपको टैक्सेबल इनकम है वो आपकी जीरो है। लेकिन अगर आप 13,851 है तो आपको 1 रुपए के ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है, मैरिड ज्वाइंटली या क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में आपको 27,700 तक अलाउ होता है कि अगर आपके घर, आपको 27,700 आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है, जो आपकी ग्रॉस इनकम है, फॉर टैक्सेबल इनकम जो आपकी ग्रॉस इनकम है वो 27,700 तक है, तो आपको एग्जाम्प्ट है कि आप उसको उसकी एग्जाम्पशन ले सकते हैं और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको 27,701 हो गया तो आपको 1 रुपए के ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह हेड ऑफ हाउस होल्ड है, हेड ऑफ हाउस होल्ड में भी आपको जो है, सॉरी ये स्लाइड हिल गई, 20,800 तक आपका जो है वो अलाउ होता है कि आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं अपनी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक सेकंड लीजिएगा फैजान भाई, एक सेकंड लीजिएगा। 20,800 तक आप जो अस्सलाम है वो वालेकुम। ले सकते हैं। हेलो, एक सेकंड भाई, मैं जरा कंप्लीट कर लूँ। 20,800 तक अगर आपकी इनकम है तो आप उसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर आपकी इनकम 20,801 हो गई तो आपको 1 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आपको 20,800 माफ हो जाते हैं। अच्छा, इनकी जो ड्यू डेट्स हैं वो होती हैं आपकी 15 अप्रैल, अगर इंडिविजुअल है तो आपको 15 अप्रैल तक आपको, या बिफोर 15 ऑफ द फोर्थ मंथ यानी अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करना होती है। लेकिन अगर आप का डेटा रेडी नहीं है और आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलाउ होता है कि आपको 6 मंथ्स की एक्सटेंशन अप्लाई हो जाती है, जो कि आपको 15 अक्टूबर तक का टाइम दे देती है। लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक्सटेंशन मिलती है, आपको जो टैक्स होता है वो आपको 15 अप्रैल तक अप्रैल में ही आपको पे करना होता है। वो आपको एक अपना एक एस्टिमेट लगा के कि यार मेरा इतना टैक्स होगा, वो आपको अपना अंदाजन पे करना होता है। उसके बाद ये होता है कि जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें देखा जाता है कि आपका अगर तो एक्सेस टैक्स जमा हुआ हुआ है तो आपको उसका रिटर्न रिफंड मिल जाता है, जो कि आईआरएस आपको वापस दे देता है चेक की सूरत में, या आपका अकाउंट नंबर हो तो आपको ऑनलाइन ट्रांसफर की सूरत में मिल जाता है। इवन एट विद एन एक्सटेंशन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल रिमेन April 15। वो आपका बेसिकली देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर रिटर्न है उसके ऊपर आपने जितना टैक्स जमा कराया होता है उसका आप बेसिकली 110%, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रीवियस ईयर आपने 10,000 टैक्स जमा कराया है तो उसका 110% बन जाता है 11,000। ठीक है ना, तो आपने 11,000 जो टैक्स है वो आप जमा करा देते हो सेवर से फार्मर के तौर पर, और फिर आपकी जो टैक्सेबल इनकम जब आपकी रिटर्न फाइल करते हो और उसके ऊपर आपके जो टैक्सेबल इनकम पे जो आपका टैक्स निकलता है, तो अगर तो वो 11,000 के अंदर अंदर है तो आपको रिफंड आ जाएगा, 11,000 से ऊपर जितनी जाएगी उसके ऊपर आपको टैक्स मजीद जो है वो देना होता है। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स करने से पहले आपका पीछे टॉपिक तक का कोई सवाल हो तो प्लीज रेज योर हैंड। जी फैजान कासिम साहब। सर अब बड़ा अच्छा समझा रहे हैं माशाल्लाह। सर मुझे सवाल ये करना था, जैसे आपने बताया कि एक एक 1 रुपया कमाता हो या 100 रुपया कमाता हो, उस पर 10% टैक्स लगेगा।
सही सर। हम्म। और सवाल ये है कि अगर आप 10% टैक्स लगेगा, हमने तो पे कर दिया, पूरा साल पे कर दिया उसको, कम से कम हम्म। भी $22,000 पे पे कर दिया ज्वाइंटली पे ना। और तो सवाल ये आता है कि उसको एग्जेम्पशन मिल रही है 27,700 की, तो जितना उसने हम्म। टैक्स पे किया है ज्वाइंटली पे, जो भी 22,000 रुपये तक की उसका कटा, अब जो है वो हम्म। क्लेम करेगा, जितना भी 10% कटा, 2200, वो बाईस जब आप हजार रिटर्न फाइल करेगा तो आपका रिफंड निकल आएगा, आईआरएस आपको चेक आपके घर पे भेज देगा, या आपने अगर अकाउंट नंबर रिटर्न में डाला होगा तो आपको अच्छा। अकाउंट में आपके और ट्रांसफर जो कर देगा। जो डिडक्शन है वो मतलब लिस्टेड डिडक्शन होनी चाहिए, या कोई सी भी डिडक्शन कर सकता है? हाँ, इसमें दो तरह की डिडक्शन होती है, एक आइटमाइज होती है, एक स्टैंडर्ड होती है। ये अभी आगे जाके हम फार्मूला पढ़ेंगे ना, मैं सही आपको सर। उसमें ये बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सही सर, थैंक यू। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या है जी। आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, पीपल गेट मनी बैक व्हेन दे फाइल अ टैक्स रिटर्न, फॉर एग्जांपल देयर एम्प्लॉयर विदहेल्ड टैक्सेस फ्रॉम देयर पेचेक्स, दे मे बी ओड अ रिफंड व्हेन दे फाइल देयर टैक्सेस। फॉर एग्जांपल आपको फेडरल टैक्स कटता रहा, ठीक है ना, आपकी सैलरी के ऊपर, और आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल की तो वो आप जो थे, जिस तरह अभी भाई ने बात की, आपका आपका मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे थे और आपकी 22,700 से कम आपकी इनकम बन रही थी, तो वो क्या होगा, वो जितना भी टैक्स कटा होगा वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेयर कैन अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज बाय फाइलिंग एक्यूरेट टैक्स रिटर्न ऑन टाइम एंड पेइंग टैक्स दे ओ बिफोर डेडलाइन, इवन इफ दे कैंट पे दे शुड फाइल एन ऑन टाइम और रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आप टैक्स रिटर्न की तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन आपको टैक्स की जो पेमेंट है वो तो आपको फिर भी 14 अप्रैल 15 अप्रैल से करनी है। तो उसका हाल क्या होता है, आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करते हो, और जो आपको टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसके लिए आप आईआरएस को बोलते हो कि भाई मैं पैसे पे नहीं कर सकता, मुझे इसकी किस्तें कर दो। तो आपको जितना टाइम चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आईआरएस आपको सहूलत देता है और आपको आपकी इसकी किस्तें कर देता है। तो आप उनको पैसे किस्तों में दे देते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो आपको जितना लेट पेमेंट करते हो उसको आईआरएस उसको अज्यूम करता है कि ये पैसे आपने आईआरएस के थे और आपने उनको यूज किया है अपने बिजनेस में या जिस मकसद के लिए, तो आपको उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी वो आपको लगा देता है। तो इससे बचने के लिए कोशिश ये की है करनी होती है कि आपने टैक्स जो पेमेंट है लाइबिलिटी वो टाइमली सेटल कर देते हैं, एडवांस में बेशक कर दें लेकिन एटलीस्ट कर दें, ताकि आपको अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो आपको रिफंड हो जाता है, लेकिन आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं पड़ता। फिर आपने अगर फाइनेंशियल एड अप्लाई करनी है, ठीक है ना, फॉर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स में नीड टू प्रोवाइड टैक्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर पे और देयर पेरेंट्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। आईआरएस डाटा रिट्रीवल टूल अलाउज पीपल फ्रॉम कंप्लीट फॉर पीपल कंप्लीटिंग द फी एप्लीकेशन फॉर फेडरल स्टूडेंट एड टू ट्रांसफर देयर डाटा इजीली एंड सिक्योरली फ्रॉम देयर टैक्स रिटर्न टू देयर FAFSA फॉर्म, ठीक है ना। बेसिकली वहां पे अगर आपने कोई वो लेनी है, फाइनेंशियल एड लेनी है, तो आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर फिर आपको फाइनेंशियल एड भी मिलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग उसके फाइनेंशियल एड देने के लिए उनको पता होना चाहिए कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर आपके टैक्सेबल इनकम उनको उनके मेयार के मुताबिक होगी कि यार इस बंदे की जितनी, फॉर एग्जाम्पल अगर 22,000 तक टैक्स इनकम बंदा कमा रहा है तो उसको हम एड देंगे, जो बंदा 25,000 30,000 कमा रहा है उसको हम एड नहीं देंगे। तो वहां पे तो वही होता है ना कि जितनी इनकम ज्यादा कमा रहे हैं वहां पे आपको उतनी बेनिफिट्स कम है, जितनी इनकम कम है उसको बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे होते हैं। फिर आपको बिल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, रिपोर्ट इनकम ऑन ए टैक्स रिटर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर्स, ठीक है ना, जो बंदे अपना जाती बिजनेस कर रहे हैं वो आपको जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, वो अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में कंट्रीब्यूट भी करते हैं और उनको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब जिस तरह ये जब कोविड आया हुआ था तो लोगों को वहाँ के आईआरएस ने अच्छी खासी अमाउंट 30-30 हजार रुपया तक, डॉलर तक उनको रिफंड किया है। आपकी जो इनकम के मतलब रिफंड किए कि वो जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की हुई थी, लेकिन जिन्होंने नहीं फाइल की हुई थी वो नहीं क्लेम कर सके। तो 30,000 डॉलर एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। गेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ देयर इनकम, ठीक है, आपको अपनी इनकम जो है वो प्रॉपर आपको पता होता है कि भाई आपने कितनी आपकी इनकम आ रही है, और आपने अगर किसी से फॉर एग्जांपल बैंक से लोन अप्लाई करना है या अपने घर को मोर्गेज करवाना है, कुछ भी कराना है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को एक प्रॉपर इनकम की फिगर्स आपके पास होती हैं। और बाकी पीस ऑफ माइंड है, जाहिर बात है, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको पता होता है कि जैसे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह तो नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सोशल गवर्नमेंट होती है। वो आपको आपको अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, आपको मेडिकल फ्री मिल रहा है, आपको तालीम फ्री मिल रही है, आपको बहुत दूसरे बेनिफिट्स दिए जा रहे होते हैं वहां पे ना। तो अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको उसके बदले आपको दे रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स भी दिए जाती हैं, आपको स्टेट अलग देती है, फेडरल अलग दे रही होती है। तो आपको अगर कभी अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको उसका रिफंड भी मिल रहा होता है, तो आपको वहां से स्टेट हर तरह से आपको अकोमोडेट करती है। फिर उसके बाद
कुछ लोग, अब इसका यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 20,000 से कम इनकम है और आपका, तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स होते हैं, तो आपको कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बच्चे हैं, आपको अगर बच्चे हैं तो पर बच्चा आपको 2,000 क्रेडिट मिलता है। ठीक है, आपकी टैक्स बिल इनकम फॉर एग्जाम्पल 15,000 थी और आप ले रिटर्न फाइल आपका, तो यार मेरे तो 22,700 करूंगा, होगी इनकम तो फाइल करूंगा। नहीं, अगर आपकी इनकम 15,000 भी है या 10,000 भी है और आप रिटर्न फाइल करते हो, तो आपके अगर बच्चे हैं तो आपको 2,000 पर बच्चा क्रेडिट मिलेगा, तो आप तो उल्टा IRS से $4,000 या दो बच्चों का, या $6,000 तीन बच्चों का लेके जाओगे, तीन तक होता है अलाउ। तो आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तनख्वाह आपकी पूरे साल की $10,000 या $15,000 है, आप उल्टा IRS से $6,000 या तीन बच्चों पे या 2,000 पर बच्चा के आप लेके जा रहे हो। तो आपको ये भी फायदा एक हो रहा होता है कि IRS आपको उल्टा पे कर रहा है बजाय इसके कि आप उनको पे कर रहे हो। फिर और अर्न इनकम क्रेडिट है, मतलब आपकी इनकम कम है तो वो आपको तब भी देता है कि भाई आपकी इनकम थोड़ी है, तो आपको उल्टा टैक्स लगाने के बजाय आपको पैसे दे रहा होता है IRS। फिर इसी तरह बच्चे अगर आपके पढ़ रहे हैं स्कूल में, आपको तो आपको अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स है, या आपको दूसरे और लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट मिल रहा होता है। फिर आपको उसके अलावा हेल्थ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराई हुई है तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। कि क्रेडिट्स क्या होते हैं कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है उसमें, जो टैक्स इनकम के ऊपर आपको जो टैक्स लगता है उसमें आपको माइनस किया जाता है कि भाई इतना आपको टैक्स क्रेडिट के तौर पे आपको पैसे आप ये कम कर सकते हो। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है और टैक्स नहीं है तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं कि जो कुछ रिफंडेबल होते हैं वो आपको IRS आपको पे बैक करता है, कुछ रिफंडेबल होते हैं और कुछ वो होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं कि आपकी सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी को ही जीरो करेंगे, इसके अलावा आपको उसमें फायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन कुछ क्रेडिट, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको टैक्स लाइबिलिटी हो या ना हो आपको उसका क्रेडिट मिल रहा होता है। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको इस सॉफ्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको मैं बताना चाह रहा था। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझने की हद तक है, आपको इसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपकी एक ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम में आपको कुछ एडजस्टमेंट मिलती हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं आगे जाके आप देखेंगे, तो आपकी AGI एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाती है। उस एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में आपको अलाउ किया जाता है कि या तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लें या आप आइटमाइज डिडक्शन ले लें। आइटमाइज डिडक्शन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है क्या कहते हैं मेडिकल खर्चे किए हैं, आपके मेडिकल बहुत ज्यादा खर्चे हो गए, तो आपको वो अलाउ किए जाते हैं, या और भी कुछ चीजें हैं मैं आपके जाके आपको तफसील में बताता हूँ। फिर आपकी आ जाती है टैक्सेबल इनकम बिफोर QBI। QBI क्या चीज है, बेसिकली ये जो बिजनेस होती है ना उनके लिए होता है QBI डिडक्शन, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। ये 20% उनको एक एडिशनल अलाउंस दिया जाता है कि आप भाई अपनी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में से ये अलाउंस और माइनस कर लें, ताकि क्योंकि जो आपका जो C कॉर्प है उनको तो वो तो बिजनेस के ऊपर 21% टैक्स देके बजान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो आप इंडिविजुअल है वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो उसको अकोमोडेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप अपने 20% टैक्स जो है यहाँ से हमसे और माइनस कर लो, अपनी इनकम में से 20% और माइनस कर लो, हमारी टैक्सेबल इनकम आपको 20%, मतलब 100 अगर इनकम है तो आप 80 इनकम के ऊपर आप टैक्स दे दो, 100 पे आप टैक्स ना दो। ठीक है, फिर वहां से आपको मिलता है फेडरल टैक्सेबल इनकम पे, और आपको पे आपका लगता है टैक्स। उस टैक्स में से आप दो चीजें माइनस करते हो। एक क्या करते हो माइनस, आप एक माइनस करते हो आप जो आपने पहले से टैक्स दिए होते हैं, जो आपके सैलरी पे कट गए टैक्स या और कहीं टैक्स कट गए एडवांस, तो वो आपके टैक्स माइनस हो जाते हैं। या आपने जो क्रेडिट्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि जैसे आपको बच्चों के ऊपर क्रेडिट मिल गया, आपको पढ़ाई के ऊपर क्रेडिट मिल गया, आपने इंश्योरेंस ली हुई है उस पर क्रेडिट मिल गया, तो वो क्रेडिट आप उस टैक्स में से माइनस कर देते हो, लाइबिलिटी में से। तो आपका एंड में टैक्स रिफंड या टैक्स ड्यू आ जाता है। टैक्स रिफंड आपको मिलता है इन सूरत में कि अगर आपके टैक्सेबल जो क्रेडिट है वो रिफंडेबल है तो आपको रिफंड मिल जाता है, और अगर आपका नहीं है तो वो सिर्फ आपकी लाइबिलिटी को जीरो करते हैं, रिफंड आपको नहीं मिलता। और अगर आप रिफंड माइनस करने के बाद, वो टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने के बाद भी आपकी कोई लाइबिलिटी बचती है तो वो आपका फिर टैक्स ड्यू निकल आता है। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पार्ट है ये इंशाल्लाह आपको मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको समझने की हद तक ले लें कि जो आपका टैक्स होता है उसमें आपका एक फेडरल टैक्स होता है और उसमें आपका एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, दोनों ऐड होके फिर आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपके क्रेडिट्स होते हैं या पेमेंट्स होती हैं वो आपकी फेडरल टैक्स के अकॉर्डिंगली से ही आपके से माइनस हो रही होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे वो माइनस नहीं हो रही होती। अच्छा, ग्रॉस इनकम में कौन कौन सी इनकम आ जाती है आपकी, आपकी वेजेस आ जाती हैं, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, डिविडेंड हो जाता है, आपके एलिमोनी खैर नहीं आती, पहले होती थी। फिर इसके अलावा स्टेट के ने आपको कोई रिफंड्स दिए वो आ गए, आपके IRA की इनकम होती है कि आपको मैं आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा ये क्या होती है। पेंशन इनक्विटी हो गई, आपकी कोई रेंटल इनकम है, आपने कोई K1 की हमने बात की जैसे कि 1065 से या 1120 से K1 आ रहा है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन है, ये आपको मिल गई, कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल गए, ये सारी आपकी ग्रॉस इनकम में शामिल होती हैं।
एडजस्टमेंट में आप क्या ले सकते हैं, एडजस्टमेंट में आप ले सकते हैं आपके जो एजुकेशन के एक्सपेंस हो गए, फिर वहाँ पे आईआरए कंट्रीब्यूशंस होती हैं, मतलब कि आपका जो पेंशन के प्लान्स होते हैं, आईआरए बेसिकली क्या होते हैं, पेंशन के प्लान्स होते हैं। जिस तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में लो तो स्टेट लाइफ पॉलिसी है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी इस तरह आईआरए के प्लान्स होते हैं। तो ये आप माइनस कर सकते हो, आपने कोई स्टूडेंट लोन के इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर सकते हो, आपने मतलब आपकी इनकम में से वो माइनस कर सकते हो। आपने कोई मूविंग एक्सपेंसेस किए, ये बेसिकली आर्मी वालों को अलाउ होते हैं। फिर उसके बाद आपका 1/2 एनवायरमेंट टैक्स का एक वर्किंग होती है, ये आपको अलाउ होता है। आपको इंश्योरेंस अलाउ होती है, आपको और कुछ इंटरेस्ट विड्रॉल पेनल्टी है, ये आपको अलाउ होती है। ये आप अपनी ग्रॉस इनकम में से माइनस करके एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पे आ जाते हो यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सॉरी, तो यहाँ पे नहीं, आगे खत्म हो गई। फिर उसके बाद वही है आपका कि आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम से आपकी क्यूबीआई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यूबीआई का आपको एक माइनस कर देते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। और उसके बाद फिर आपका फेडरल टैक्स, और टैक्स में से फिर क्रेडिट्स और आपका पेमेंट्स माइनस होने के बाद आपकी लायबिलिटी या ड्यू रह जाता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले को बस अपने सामने रखिएगा। आप इसको 2-4 बार दिखेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है इंशाल्लाह। तो आपको इसका कोई यूज आपका जो है ना ऐसा कि आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं है, आपने जस्ट एंट्री करनी होगी तो सॉफ्टवेयर आपका खुद कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस कीजिए। मैं हैंड रेस करते जाए और क्वेश्चन करते जाए, आपको मैं मजीद बताता जाता हूँ। पहले वो क्वेश्चन करें जिनका रेलिवेंट है, ताकि जिनके रेलिवेंट क्वेश्चन है वो मैं उनका आंसर दे दूं। फिर जिनके अरेलिवेंट है वो फिर अपने बाद में वो इरेलीवेंट वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि अगर कोई क्लास में नहीं भी रहना चाहता, कहीं जाना चाहता है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। तो पहले जो रेलिवेंट क्वेश्चन वाले बंदे हैं तो वो बंदे क्वेश्चन कर लें हैंड रेस करके, मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इरेलीवेंट वालों को अलाउ करूंगा। किसी और का क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन ना होना तो दो वजूहत होती हैं। अच्छा, हाँ जी, हन्नान साहब। हन्नान साहब अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें। जी जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बस छोटा सा, यही कि ये जो आपने हमें आज पढ़ाया है इसके रिलेटेड जो सॉफ्ट मटेरियल है वो मिल जाएगा, ताकि क्योंकि हमें ज़्यादा आता था जी मुझे जी, ये स्टडी करके ना पढ़ के जी जी, अभी समझने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, अभी अभी ये क्लास के एंड में आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनेगा, ठीक है, हम्म। उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसमें बेसिकली वो जो ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप, जिन लोगों की पेमेंट्स हो गई होंगी, जिन्होंने हम्म। एनरोल कर लिया होगा इस क्लास के अंदर, ऑब्वियसली जी। उनका एक आमिर साहब जो है वो, जिन्होंने अभी क्लास स्टार्ट की थी, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और ये स्लाइड उसमें शेयर हो जाएगी आपको, तो आप वहां से देख सकते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, हबीबुल्ला साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली मेरा मैं समझता था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर मुझे करंटली बता दें कि क्वार्टरली किन को मतलब पेमेंट वो करनी पड़ती है, रिटर्न जमा करनी पड़ती है यूएसए में। अब जैसे पाकिस्तान में तो क्वार्टरली 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 रिटर्न नहीं होती। क्वार्टरली जिस तरह पाकिस्तान में एडवांस टैक्स जाता है ना आपका, आपने देखा होगा क्वार्टरली जाता है एडवांस बेसिकली टैक्स। वो क्वार्टरली वो पेमेंट की जाती है उसकी। हाँ हाँ और बिल्कुल, वहां पे भी रिटर्न वहां पे भी स्टेटमेंट वहां पे भी होती है। ये वहां पे भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर बेचते, अगर तो आप सैलरी है ना, पे पर्सन है, फिर तो आपके हम्म, टैक्स कट करके जमा होता जा रहा है, फिर तो मसला ही ठीक नहीं है है। सर। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपकी जो पिछली इनकम है, जब फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले साल 10,000 टैक्स जमा कराया था, तो आप क्या करती हैं, आप उसको 110% लेते हो, जो कि बन गया 11,000। उस 11,000 को आप 4 क्वार्टर्स पे, 4 पे डिवाइड कर देते हो। आपका एक क्वार्टर आपका अप्रैल, एक आपका जो हो गया जुलाई में, एक आपकी होगी पेमेंट होगी आपकी अक्टूबर में, और एक आपका नेक्स्ट मंथ जनवरी में। ये आप 4 क्वार्टर्स ठीक में है। आप पेमेंट जो है वो एडवांस जमा कराते जाती हो क्वार्टरली करके। और फाइनल रिटर्न ये अभी वो इंशाल्लाह, अप्रैल में हम बता देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फाइनल रिटर्न जो बिजनेस है वो फॉर एग्जाम्पल, कर हो, चाहे पार्टनरशिप कर हो, चाहे कॉर्पोरेशन बना के कर रहे हो, तो ये चारों पे लागू होता है। देखिए पार्टनरशिप में तो ऑब्वियसली K1 निकलेगा तो उसमें तो लागू नहीं होगा, लेकिन आपको ये आइडिया होता है कि यार मेरा पार्टनरशिप में इतना प्रॉफिट आना है, तो ऑब्वियसली मेरा पिछले साल भी इतना टैक्स था, तो उसमें वो अकोमोडेट हो रहा होता है। लेकिन अगर आप 11 सी कॉर्प बना रहे हैं तो उसमें तो आपकी अपनी टैक्स कटना है, तो उसमें भी आपका अपना टैक्स आ रहा होता है। और अगर आपने 1120 की भी, तो उसमें भी आपको पता होता है कि भाई आपका पिछले साल इतना K1 था, और आपके पिछले साल की रिटर्न में इतना टैक्स लाइबिलिटी बनी थी, तो आप उसको 110% पे उसको ग्रॉस अप करके, और उसको आप 4 किस्तें बना के, आप उसकी टाइमिंग होती है, टाइमलाइंस होती हैं, जो कि जब आप रिटर्न बनाते हैं ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो वाउचर्स बन जाते हैं अगले अगली साल के रिटर्न के, वो आपके पास आ जाते हैं और आप उनको वो पेमेंट कर देते हो।
वो आपको ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद ही बना के दे देता है। ठीक होगा, मतलब रिटर्न एक बार ही होते हैं, लेकिन ये है कि बाकी एडवांस पेमेंट 4 क्वार्टर्स में हम कर देते हैं, बिल्कुल चाहे वो इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, या बिजनेस कार हो, या बिल्कुल। कॉरपोरेशन की सूरत में, या कोई जी भी जी है। इज बिल्कुल। इट ऐसे ही है सर? आपकी आवाज कट रही है इनमें। जी सर, ऐसे ही है ना सर, इंडिविजुअल चाहे जी वो जी कार बिल्कुल हो, बिजनेस चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कॉरपोरेशन बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस कार जी हो, जी लेकिन बिल्कुल एडवांस पेमेंट बिल्कुल करेगी। जी ठीक होगा सर, बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। जी फैजान कासिम साहब। सर वालेकुम। एक और क्वेश्चन था, ये जो रिटर्न है वैसे मोस्टली कितने परसेंट तक ये टैक्स सीजन जो है 4 मंथ्स का होता है यूएसए में, तो ऐसे कितने हम्म। परसेंट तक, और आगे 6 मंथ तक एक्सटेंडेड होता है, तो कितने परसेंट तक आपके आपकी नॉलेज में है कि वो ऑलमोस्ट पे कर देते हैं टैक्स, और यार अपनी जो रिटर्न है वो 4 मंथ्स में, देखें, और हाँ उसमें देखें, होता यह है कि जो एक तो होता है ना कि लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से बात करें तो जी सर। जनवरी में वैसे तो ओपन हो जाते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो कि 31 जनवरी के बाद मतलब फरवरी में ही हमें डाटा दे देते हैं कि अब हाँ रिटर्न फाइल कर दो। जो ऑर्गेनाइज ठीक होते होगा हैं जो सर। कि हार्डली आपके कोई 2-4% ही होते हैं। ठीक है, मेजोरिटी अच्छा। लोग वो होते हैं जिनको एंड टाइम पे याद आ रहा होता है। तो जो उनको एंड टाइम पे याद आ रहा होता है ना, उनको फिर हम क्या करते हैं, हम उनके एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऑब्वियसली पहले डेटा दिया होता है हम उनकी पहले रिटर्न फाइल हम्म, करते हैं। ठीक होगा तो सर। जिनकी जिनकी जो आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो अब आखिर में जो 31 मार्च को डाटा दे रहा है या अप्रैल के शुरू में डाटा दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम आपका डाटा ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न एकदम से फाइल नहीं होती। रिटर्न पहले आप उनको वो आपसे डाटा देते हैं। आप क्या करते हैं, आप पहले उनसे प्रीवियस रिटर्न का लेते हैं, साथ उनकी प्रीवियस, अगर तो आपके अपना क्लाइंट है तो आपके पास डाटा होता है प्रीवियस रिटर्न का, लेकिन अगर आपका क्लाइंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उससे कहते हैं भाई अपनी प्रीवियस रिटर्न भी हमें साथ दें। फिर आप प्रीवियस रिटर्न के साथ उसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि भाई इस साल उसने क्या क्या डाटा दिया है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल उसने बिजनेस इनकम की हुई थी, इस साल आपको W2 पकड़ा देता है, तो आप कहते हो भाई पिछले साल आपने बिजनेस इनकम की हुई थी तो इस साल आपकी बिजनेस इनकम क्या नहीं है, आप उसका भी डेटा दो हमें। तो वहां पे ना हम्म, चीजें बड़ी, क्योंकि वो लोग गोरे इतने सिस्टमेटिक नहीं चलते। वो बस जो आप मांगोगे वो दे देंगे, वो अपने खुद से तरद्दुत नहीं करेंगे। अच्छा जी टेन नाइनटी सही नाइन सही। आपने नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, चलो मैं मंगवा के दे देता हूँ। वो उसको पता भी है कि भाई आपने पिछले साल 1099 और W2 दोनों दिए थे तो इस साल भी दे दो। नहीं, वो आपको W2 पकड़ा के जान छुड़ा लेगा। मांगोगे तो 1099 दे देगा, नहीं मांगोगे तो 1099 नहीं देगा वो आपको। तो वहां पे तो ये हालात है। तो फिर सही सही। आपको रिटर्न बनाने के बाद फिर उसके साथ एक मीटिंग करते हो, मीटिंग करके फिर उससे पूछते हो कि हाँ भाई मैंने आपने मुझे ये डाटा दिया, इसमें आपने ये चीजें मुझे दी हैं, तो आपकी ऐसी ही है। फिर उसे याद आता है नहीं 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 मैंने तो घर किराए पे चढ़ाया था, मुझे वो रेंट इनकम बताना भूल गया। तो वहां पे ना बड़े इस तरह के मसले हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपको उससे मीटिंग 2-3 बार करना पड़ती है। तो आप ये नहीं होता कि आपने डाटा दिया, आपने आधे घंटे में रिटर्न फाइल की, लो जी हो गया काम। नहीं, वहां पे आपको चीजें एंटर करी, फिर उसके बाद उसको रिव्यू किया, फिर कस्टमर को क्लाइंट को शेयर की, फिर उसने बताया यार 4 चीजें यार ये भी थी ये भी थी ये भी थी। फिर कुछ अपनी भी एफर्ट लगाई उसकी पिछली रिटर्न देख के कि पिछले साल आपने रेंट ले रहे थे क्या इस साल रेंट पे नहीं चढ़ाया था, पिछले साल आप बिजनेस का आपने 1099 दिए थे तो इस साल 1099 नहीं है आपके पास। उनको फिर पूछना पड़ता है, तो इसलिए वो टाइम टेकिंग होता सही। है। तो मकसद बताने का, आपको इतना एक्सप्लेन करने का ये है कि आप क्या करते हो, आप उनकी एक्सटेंशन फाइल कर देते हो। ठीक है, और उनको कहते हो कि ज्यादा भाई बेस्ट आपका पिछले सोल्यूशन साल, यही है कि एक्सटेंशन फाइल कर दें, और हाँ टेम्परेरी ताकि जो आप फिर हाँ पिछले साल की जो फिर हाँ 100, अगर उसने टैक्स पे बिल्कुल किया तो उसकी 110% वो पे कर दें टेम्परेरी, और हाँ हाँ। बाकी जो वो रिटर्न उनको है वो फाइल वो हाँ बिल्कुल आगे बिल्कुल। फिर वो आप नेक्स्ट आराम से 6 मंथ में करना होगा। मई में जून में जब भी हो, आपको अक्टूबर तक आपके पास टाइम होता है, वो आप फाइल कर लेते हो। अच्छा सर, ये एक्सटेंशन रिटर्न का मिलता है, पेमेंट का नहीं मिलता, ऐसा ही है सर? पेमेंट का नहीं मिलता। आपको अगर एक्सटेंशन लेनी है आप शौक से लें, लेकिन आपने अगर रिटर्न जमा का एक्सटेंशन ले रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने पिछली प्रीवियस रिटर्न का 110% टैक्स जो है वन वन वो टेन आपने, परसेंट जो है। हाँ वो आपने जो है वो क्वार्टर्स में जमा कराने होते हैं। जो कि ठीक आपके हो गया मतलब फॉर सर। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको इस सैलरी में लाता हूँ कि अभी जैसे 2024 चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या ठीक किया, हो गया सर। आपने 2023 की जो रिटर्न जमा करानी थी, आपने 2023 की रिटर्न अभी जमा नहीं कराई, तो आप क्या करेंगे, जो हम्म, आपने 2022 का जो टैक्स था उसके आपने, तो टैक्स था 10,000, आपने क्या किया 11,000 उसको ग्रॉसअप किया, उसके आपने बना लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2023 अप्रैल में एक किस्त जमा करा दी, फॉर एग्जाम्पल 2023 की जो रिटर्न की थी, ठीक है। और हम्म, आपने एक जो किस्त जमा करा दी वो आपने जुलाई में जमा करा दी, एक किस्त आपने अक्टूबर में जमा करा दी, और एक किस्त जब आप 2024 में आप 2023 की रिटर्न फाइल करने लग जाते हो, तो फिर आप उस टाइम अपनी आखिरी किस्त जमा करा रहे होते हो यूजली। ठीक है, या आप हम्म, देखते हो कि अगर मजीद कोई टैक्सेबल में लग रहा है कि यार कोई इनकम मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमा ली है, तो फिर आप उसका भी मार्जिन ऐड करके आप ऐड करके जमा करा देते हो, ताकि आपको टैक्स की पेनल्टी ना पड़े इस पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर।
और एक और क्वेश्चन ये था कि सर मुझे ये बताएं कि हम जैसे इंडिया में यूएसए का वो बकायदा वो कोचिंग सेंटर्स हैं, फिर एग्जाम सेंटर्स भी हैं ईए के, जी जी जो कि उसके जी जी बिल्कुल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल आईआरएस वो बिल्कुल बिल्कुल लाइक हमारा बिल्कुल। एफबीआर है। तो हम्म। मुझे ये बात है कि उसके बगैर भी हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या क्लाइंट हमें मिल सकते हैं फ्यूचर में अगर हम कोर्स करें, हाँ या अच्छा ऐसा है ना, देखिए भाई जैसे ऐसा है कि हम पीटीआईएन, पहले हम आईटीएन पहले के पीटीआईएन वो होता है जो उस बेस पे हम मैं बताता हूँ, मैं आपको सारा क्लाइंट बता हमें देता मिल हूँ। सकता है। ये ना ये बेसिकली पार्ट है इरेलीवेंट क्वेश्चन का ना। तो हम अभी इसे क्लास के एंड में लेते हैं, पहले मैं रेलेवेंट क्वेश्चन ले लूँ, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप ये क्वेश्चन दोबारा करना, मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो लोग क्लास के बाद लेने के बाद जाना चाह रहे हो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इस स्लाइड ठीक से है रिलेटेड सर। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है ना, तो पहले हैंड वो रेस कर ले जिनके इस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अस्सलाम और जो वालेकुम जैसे सर। ऐसे रेस्क्यू है वो फिर मैं बाद में लेता हूँ। ठीक है। अस्सलाम अभी वालेकुम कौन बात कर रहा था? सर। फैजान। अभी कौन बात कर? फैजान फैजान जी, बात अभी कर फैजान रहा भाई। हूँ। सर सवाल ये है, बड़ा अच्छा समझाया सर आपने माशाल्लाह से। सवाल ये है कि सर मैं एक सवाल ये करूंगा, ज्वाइंटली बेस्ड रिटर्न फाइल करी इसमें जो आपने बताया है बाईस हम्म। हजार की, और ठीक डिडक्शन है। इसने पूरी करवा दी कि 27,000 हम्म। रुपये। अब उसका रिफंड तो बन ही रहा था। फिर मुझे ये हम्म। बताएं सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटम तो आप बता देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है, इसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात ये है देखिए। कि दूसरी बात ये था, वो क्रेडिट जो टैक्स क्रेडिट बताया, उसके 3 बच्चे पढ़ लेते, सही है, हाँ। ये टैक्स क्रेडिट भी ले लिया। अब ये बताएं, एक हम्म। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन उसने अप्लाई कर दी, सही, 22,000 हम्म। इनकम थी, 27,000 उसने डिडक्शन अलाउ कर दी है, ये जीरो बन गया। फिर उसने टैक्स हम्म। क्रेडिट भी ले लिया। तो ये हम्म। मुमकिन है? पहले सवाल तो ये मुमकिन है ये बिल्कुल है, सिनेरियो? बिल्कुल है। दूसरा सवाल ये है सर, कुछ एक्चुअली मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ जो है और मेरी साली सिस्टर इन लॉज है, सब अमेरिका हम्म। में सिटीजन है, माशाल्लाह। सही है। तो सवाल ये पूछना था कि उन्होंने जब रिटर्न फाइल्स करी हुई हैं, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं हम्म। बिकते हैं वहाँ पे, एप्लीकेशन के थ्रू हम्म। चार चार करवा लो, 5 करवा लो। तो सवाल ये था सर, क्या ये अगर उनकी 3-4 साल की रिटर्न डल चुकी है, क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं कि उन्होंने गलत डाल दी रिटर्न? 3 साल तक आप रिवाइज कर सकते हैं। 3 साल तक। जैसे और उसका अभी आप रिफंड भी, रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं 2021 की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, 2020 की रिटर्न आप रिवाइज नहीं क्योंकि कर सकते उन्होंने आप। ना उन्होंने एज अ बेसिक, सर आपने बड़ा अच्छा समझाया कि उन्होंने मैं भाई भाई एक्चुअली, एक माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये इरेलीवेंट क्वेश्चन में आएगा, अभी स्लाइड तक रह लो, फिर उसके बाद, ताकि सही सर, हम पहले वाले सवाल इरेलीवेंट का वालों जवाब दे को। दीजिए सर। हाँ, पहला आप सवाल क्या था? मुझे सवाल ही नहीं याद, अब दोबारा बताओ, इतनी कहानी सुना दी आपने मुझे। पहला सवाल क्या था आपका? बस सवाल ये था कि, पहला सवाल ये था सर, एक जॉइंटली बेस्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं एमएफजे, ठीक है। उसमें ये था कि उसने 22,000 रुपये की अंदर फॉल होता है, हाँ उसने हाँ टैक्स ठीक है, मुझे रिडक्शन याद आ गया, मैं क्लेम समझ कर गया। ली अब देखो, 27,000 आप और सैलरी टैक्स लेते हो फॉर क्रेडिट भी ले एग्जांपल। रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप 2,000 पर मंथ सैलरी लेते हो, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके हर सैलरी मंथली सैलरी में से आपके $100 डिडक्ट कर लेता है फेडरल टैक्स के नाम पे, ठीक है। आपको आप पूरे साल की आपकी बन गई 24,000 इनकम, ठीक है, और उसने क्या किया, आपका 1,200 का टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। अब जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगोगे, आपकी इनकम थी 24,000। अब जाहिर बात है, बंद इंसान जो है वो पूरी इनकम पे टैक्स नहीं देता, वो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको अलाउ होते हैं। आपने वहां पे क्या होता है कि दो तरह के एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। एक के कि आपको आइटमाइज डिडक्शन, कि आप ने जो मेडिकल का खर्चा हो गया, बीमार हो गए, या और दूसरे खर्चे हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा, तो फिर तो आपको होता है कि यार आप उस इनकम में से वो माइनस कर लो, और जो बाकी इनकम बचे उस पे आप अपना टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपकी स्लैब बच जाती है। लेकिन अगर आप कहते हो भाई मैंने खर्चे तो किए हैं लेकिन मैं खर्चों का हिसाब नहीं रख सकता, तो आपको कहते हैं भाई कुछ ना करो, सिंपल स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप आइटमाइज लोगे तो आपको प्रोसीजर रखना पड़ेंगी अगले 10 साल तक भी। तो अगर आपका ऑडिट खुलता है, तो उसमें क्या हुआ कि भाई आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, अब 22,000, आप 24,000 आपकी टोटल इनकम थी, उसमें आपका जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितना था, 22,000 था ना, 22,700, चले हम इसको जोड़ते हैं 20,000 कर लेते हैं, ठीक है। 20,000 आपकी इनकम थी, 22,700 आपको डिडक्शन मिल गई, तो आपको हो गया नेगेटिव। अब उस बंदे ने आपका जो 2,000 टैक्स कटा हुआ है, वो तो आपको आईआरएस वो रिफंड कर देगा। फिर आपके 3 बच्चे भी थे, तो वो आपको 2,000 पर बच्चा के हिसाब से 6,000 मिलेगा, वो आपको वो भी रिफंड कर देगा। फिर उसके बाद अर्न इनकम क्रेडिट होता है कि जो मुफ्त कम कुछ इनकम इनकम वाले लोगों के लिए उन्होंने अर्न इनकम क्रेडिट लिखा हुआ है कि यार जिसकी जितनी इनकम कम होगी उस पर क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। वो भी आपको कोई 1,000, 1,500, 2,000, आपको 5,000 तक का क्रेडिट वो भी मिल जाएगा। तो आप कोई 10, 15 हजार, 12,000 क्रेडिट लेके रिटर्न फाइल करोगे, और 10, 12 हजार आईआरएस से लेके आप घर जाओगे। जो आपको पहला सिनेरियो का सवाल था ना, वो ऐसे होगा। तो मजे आ ये गए सर। आपको पूरा सिनेरियो मैं ये पूरा सिनेरियो मैं आपको इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकली मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। जब आप बोलोगे इंशाल्लाह, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे दूसरी तीसरी क्लास से, मैं आपको ये सारे सिनेरियो हर ऑप्शन कि अगर इतनी हो तो क्या होगा, इफ एंड मतलब इफ वो नहीं होता हिट एंड ट्रायल,
अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको हर प्रैक्टिकली सिनेरियो पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको भी कुछ दूंगा कि यार आप भी कुछ चेक करो कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। क्लियर हो गया फैजान भाई? सर बेहतरीन सर। चले, बाकी जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है अभी इरेलीवेंट पहले कर लेते हैं, फिर इरेलीवेंट वालों को आपको भी, हबीब भाई को भी मैं इंशाल्लाह मौका देता हूँ। जी रिहान इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सर, सलाम। मेरी छोटा सा क्वेश्चन है जिसपे एक पार्टिसिपेंट से उन्होंने भी क्वेश्चन रेज किया था, वो स्लाइड मेरे सामने थी, मैं उसको बता दूं। जिसमें सवाल हो रहा था कि अगर हस्बैंड की डेथ, वाइफ की डेथ हो जाती है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जॉइंटली रिटर्न फाइल करेंगे। इनफैक्ट हम्म कि अगर उनकी वो 22,000 तक स्लैब करते हैं। आपने इसका जवाब भी दिया कि इसको मुझे स्लाइड को भी समझ लिया, तो स्लाइड में जो लिखा मुझे ये गैस हो रहा है कि शायद आपका काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा कि वो मैं विडो मैं और विडोर मैं दोनों का लिखा था, कुछ मैं सामने दिखा दें मैं स्लाइड पे वापस आता हूँ। आप सर। मुझे बताएं कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं? एक एक और पीछे, इसकी बात कर रहे हैं? इस पे आपने कहा था कि इस स्केड्यूल को मैं चेक करके बताता हूँ, विडो और विडो वो का। वो ये वो ये वाली स्लाइड थी आई गेस। वो ये वाली थी, यहाँ पे मैंने कहा था ना विडो का, मैं प्रेग्नेंट वाला जो कहा था कि जी जी वाइफ सर, प्रेग्नेंट हो। वहां पे मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ होती है तो दोनों केसेस में वो हम्म, ये सिनेरियो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, हाँ देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल, दोनों कर सकते हैं। हाँ अब देखें कोई दोनों में से, यहाँ पे बड़ा सवाल होता है स्पाउस का ना। सर सर बेसिकली जी इसको जी कहते हैं सर्वाइविंग स्पाउस। ये देखिए, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, सर्वाइविंग ठीक स्पाउस, ठीक है। ठीक वो है इधर वे कोई भी बंदा है, फॉर एग्जांपल आप जैसे 2023 का टैक्स रिटर्न का टाइम चल रहा है 2024 में, तो आप एक स्पाउस कोई भी मर गया, कोई भी पार्टनर फौत हो गया, तो वो जो ठीक 2023 की रिटर्न फाइल करेगा वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली करेगा। और सर। उसके बाद 2024 की रिटर्न और 2025 रिटर्न जो है वो क्वालिफाइंग विडोअर या सर्वाइविंग स्पाउस, दो हेड, दो तरह के नाम शो हो रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली। उसमें फाइल करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे और कासिम उसमें साहब उसको ने, बेनिफिट्स, उसमें उसको जो बेनिफिट्स है ना वो उसको मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली वाले ही मिल रही होती हैं जी सारे। जी एग्जैक्टली, यहाँ पे कासिम साहब ने सवाल किया था आई गेस, तो आपने कहा था कि ये स्टडी कभी मेरा प्रेग्नेंट वुमेन की शक्ल में सामने नहीं आया, हाँ तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज था कि वो कोई अलग क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में वो यहीं पे फॉल करेगा, चाहे वो वाइफ की डेथ हो जाए चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए, हाँ, दोनों अब केसेस उसमें में वो उसमें जॉइंटली ही जाएंगे। हाँ कासिम मेरे साहब में से करेक्ट मेरे भी कीजिएगा अगर आपको मेरे, मेरी आवाज आ रही है, क्वेश्चन शायद इसी से रिलेटेड था आपका। जी जी बिल्कुल यही क्वेश्चन था, और बेसिकली मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि वो इसी में ही आएगा। लेकिन फिर भी जस्ट जो कि देखिए, मैं गलत आप लोगों को कभी गाइड नहीं करूंगा ना, मैं चाहूंगा कि मैं सर आपकी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूं कि जिससे आप सर लोगों को बाद में परेशानी या जो है वो रुसवाई उठानी पड़े कि यार ये क्या पढ़ के आ गए हो, वो तो ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं ओके इसको फिर भी वेरीफाई करूंगा कि मैं इसका सिनेरियो यूं बनाता हूँ कि जी सर 31 दिसंबर को जो है वो आप एक स्पाउस, आपको जो हस्बैंड था वो फौत हो गया, और सर जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी 31 दिसंबर 2023 में, ठीक है। अब ठीक है जो 2023 की वो रिटर्न फाइल करेगी, वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेगी या सर्वाइविंग स्पाउस में करेगी या सिंगल में करेगी या हेड ऑफ हाउसहोल्ड में करेगी, आई ये गेस मैं जॉइंटली चेक कर करना लेता हूँ। चाहिए, वहां पे उसके हाँ पास मेरा, बेनिफिट ज्यादा होगा। हाँ अंडरस्टैंडिंग चलो भी यही है, ज्वाइंटली करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार वेरीफाई करके इंशाल्लाह मैं चलो आपको ठीक बता है। दूंगा। अच्छा सर, इससे एक बस आउटपुट क्वेश्चन कि आपने इसमें जो हमें बुक मटेरियल देना है, एक तो ये स्लाइड्स होगी, एक आपने यूएससी की टैक्सेशन बुक लिखी हुई थी, वो आप इस पूरे कोर्स के बाद देंगे पहले दिन के? वो जी, भाई एक वो सवाल का, वो हमारी इसमें अभी बुक रीडिंग अभी की थोड़ी सी हैबिट है, हम तक जी स्लाइड्स जी, को शुरू होने से पहले अगर पढ़ ले तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, बजाय कि मैं आपको स्लाइड मैं सामने आपको और वहां बताता से हूँ, मैं फिर आपको बताता कुछ हूँ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इररिलेवेंट भी हो जाते हैं आपके लिए और बाकी जी जी लिस्ट्स के बिल्कुल। लिए भी। हाँ वो बेसिकली होता ये है ना कि मैं आपको अभी तो दूंगा स्लाइड्स, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा, थोड़ा सा आपको आहिस्ता आहिस्ता हजम करा के चलाऊंगा। फिर ठीक उसके है बाद मैं आपको एडिशनल मटेरियल भी साथ साथ देना शुरू करूंगा प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड, ठीक है, ताकि ठीक है आप अगर प्रीवियस स्लाइड आप रिवाइज कर रहे हैं और उसमें भी आपको एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। सर। उससे होगा ये कि अगर मैं आपको एडवांस में दे दूंगा ना, तो जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है होता क्या है कि फिर जब बंदा पढ़ के आया होता है ना, वो एडिशनल क्वेश्चंस कर रहा होता है, उससे क्या होता है कि उसके जहन का जो एक मोमेंटम होता है और जो बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना उसमें वो डिफरेंट हो अच्छा जाता है, सर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैं फिर। थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, सॉरी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे बेशक मीनिंग ले लें, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो हम स्लाइड हम्म, शुरू करें, उस स्लाइड्स को अगर एक दिन पहले आप हमें दे दें कि ये स्लाइड हम कल स्टडी करेंगे, तो उसको हम पढ़ लें, खुद भी थोड़ी सेल्फ स्टडी कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन करें जो फोकस हो। अगर आप और मैं बाकी देख मेंबरान इस कर पे लेंगे एग्री ऐसे करते हैं, ऐसे। एक वोट कर लें, अगर वो एग्री सब करते हैं तो फिर ऐसे करें, बाकी जो आपको बेहतर लगता है responding। चलें वो ठीक है इस पे सर। भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे, इस पे भी इंशाल्लाह थैंक कर लेंगे, कोई थैंक ऐसा मसला नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा और किसी का क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड, जो अभी स्लाइड्स पढ़ी है उससे रिलेटेड?
अच्छा, आप फैजान भाई आपका क्वेश्चन था और अभी भाई आपका क्वेश्चन था। पहले मैं फैजान भाई का रिप्लाई कर दूं। आप कह रहे थे ना कि रिटर्न जो रिवाइज करनी होती है वो एक तो था कि आप 3 साल बैक तक कर सकते हैं, जैसे अभी आप 2021 तक की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अगर अपना ये 14 अक्टूबर तक, 14-15 अक्टूबर तक, लेकिन उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका एक और क्वेश्चन भी था कोई जो आप पूछ रहे थे फैजान भाई। सर एक ये क्वेश्चन भी था, अगर कोई वाइफ है मगर उन्हें हाँ। अभी स्लैब में नहीं आई ना, वो हाउस वाइफ ना, वो रिटर्न फाइल ही नहीं करती, सही है। हम्म। मगर उनके हस्बैंड जो है रिटर्न फाइल करते थे, मगर हमने जब हम्म ये लॉ पढ़ा, कानून पढ़ा हमने, और हम कंसल्टेंट बन गए, तो सबसे पहले प्रैक्टिस हमने घर पे करी। हमने हमने उनको हम्म। जो हम उनको रिस्ट्रक्ट कर सकते हैं बैक डेट में, क्योंकि उन्होंने तो रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी, वाइफ ने। हाँ, आप 3 साल की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं अच्छा, उनकी। दूसरी बात सर, ये रिटर्न जो रिवाइज करने का है, उसमें कोई डेट, कोई टाइम, कोई पेनल्टी किसी वक्त भी डायल कर सकते हैं कि कुछ ऑडिट खुल जाते हैं, कि रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता? ये चीज एक सवाल नहीं, और आप था। बस 3 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। 1040X उसका फॉर्म होता है, ठीक है, आप वो रिवाइज कर सकते हैं। बाकी उसमें ऑडिट तो आपका वो किसी भी बेस पे खोल सकते हैं, उसकी तो कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन ये होता है कि कोई अगर लॉजिकल रीजन होती है तो उस पर ऑडिट वो नहीं खोलते। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मैं डिपेंडेंट डालना भूल गया था, ठीक है ना, बच्चा डालना भूल गया था, तो वो ऑब्वियसली एक लॉजिकल रीजन है और आपका बेटा है और वो एसएसएन से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ऑडिट नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई कोई ऐसी हैंकी पैंकी की हुई है या आपने कोई अपने बिजनेस को प्रॉफिट कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो ऑडिट खोल के आपका चेक कर सकते मतलब अभी रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न हम, मतलब टाइम हैं। हमारे जी जी, पास है। 3 साल। जी जी जी। और उनकी रिटर्न भी 2021 की आप 2021 की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, 2022 की रिटर्न रिवाइज कर सर सकते हैं। बीच में जो सवाल तो बहुत शायद भूल गया, मैं कह रहा हूँ एक वाइफ जो रिटर्न फाइल ही नहीं करती थी अपना, मतलब वो थी नहीं स्टेटस में, तो हाउस वाइफ थी, वो भी लास्ट 3 इयर्स की फाइल कर सकते हैं। मतलब उनको पहले तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर उनको हाँ जी। फाइलिंग कर सकना, मतलब। जी जी। एसएसएन होना जरूरी है। सही सर, तो ये एसेसन लेना भी सिखाएंगे सर आप? एसएसएन तो जो वहाँ के नेशनल होता है उनको मिल जाता है। हाँ, आप वहाँ के नेशनल नहीं है, आप वहाँ पे जाके रह रहे हैं, तो आपको ITIN लेना पड़ता है। नहीं, एसेसन तो मिला होगा उनको, मगर वो रिटर्न फाइल नहीं करती जो हाउस वाइफ है। हाँ, वो फिर आप उनसे एक सिनेरियो ले लीजिएगा, तो फिर आप उनसे पर्सनल में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वो फिर आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, हबीबुल्ला साहब, आपका एक क्वेश्चन था, मुझे जरा रिपीट कीजिएगा दोबारा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक कोर्स कर लेते हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्लाइंट कैसे हम उठा सकेंगे? वो क्लाइंट हमसे पूछेगा नहीं कि आप सीपीए या ई नहीं हो, या हमारी हाँ, देखें क्रेडिबिलिटीज बारे में, देखें देखें देखें, या वहाँ पे ना, वहाँ पे क्लाइंट वहाँ पे आपके पास पहले तो बात है आएगा क्यों। वो इसलिए आएगा कि वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जो है ना आपकी टैक्स रिटर्न्स के रेट्स होते हैं डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में अगर वो किसी की बिजनेस रिटर्न कर रही है तो वो उससे $700 ले रही है, ठीक है, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड रेट है। अगर आपका इंडिविजुअल रिटर्न कर रहे हैं, सादी रिटर्न है W2 वाली, तो वो आपसे 150 भी ले लेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो वो 300 से 500 भी ले लेगा। तो आपके पास क्लाइंट तब आएगा कि अगर वो उसके पास बिजनेस रिटर्न है, वो कहेगा यार मैं 700 CPA से कराने के बजाय मैं आपसे करा लेता हूँ, जो आप क्योंकि टैक्स प्रिपेयर हो, तो आप वही रिटर्न उसको 300 में या 400 में या 500 में कर दोगे। तो उसके पास भी कोई इंसेंटिव होगा और आपके पास भी कोई एज होगा, तो वो इसलिए आपके पास आएगा। और लेने के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आप फाइबर यूज कर सकते हो, आप अपवर्क यूज कर सकते हो, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वो यूज कर सकते हो, आप फेसबुक का पेज यूज कर सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू ले सकते हो, लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये तो आगे आपके तो ऊपर है। IRS हमें अलाउ करता है इस बारे में हाँ, कि आप उसके लिए हम ये होता है, उसके लिए ये होता है कि आप PTIN नंबर लेंगे, आपको वो मैं पूरा प्रोसीजर गाइड भी करूंगा इंशाल्लाह। हम एक किसी का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी करके देखेंगे, किसी एक साहब का जिनका डाटा कंप्लीट होगा, उसका उनका PTI नंबर अप्लाई करके भी देख लेंगे। वो आप PTI नंबर लेके आप उनकी लोग आप जो है वो, उसमें ये होता है कि PTI नंबर लेने का मकसद ये होता है कि आप किसी की टैक्स रिटर्न बना रहे हो तो वो आपको भी वो लायबल करता है कि आप अगर किसी की टैक्स रिटर्न गलत फाइल हुई है, तो वो ये देखता है कि टैक्स रिटर्न गलत फाइल करने वाला बंदा गलत था, जिसको टैक्स रिटर्न फाइल करना पता नहीं थी वो गलत थी, या जिसकी टैक्स रिटर्न जो टैक्स पेयर है उसने आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है। तो वो फिर ये देखते हैं और फिर उसी से? हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको फाइन भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। हो गया। वो मतलब वो हम पे भी फाइन हो सकता है और क्लाइंट पे भी हो सकता है हाँ, फाइन? अगर अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी W2 है, आप कहते हो यार बिजनेस छोड़ो, चुप करो, मैं हमारा W2 डाल देता हूँ, तुम्हारा टैक्स कम पड़ेगा, तुम्हारा इतना रिफंड आ जाएगा। 1099 हम छुपा लेते हैं, हम डालते ही नहीं है, ठीक है। सही। आपने क्या किया, आपने 1099 नहीं डाला, आपने W2 डाल दी, उसका रिफंड निकाल के दे दिया,
ठीक है, उसका टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, उल्टा उसका रिफंड निकाल के दे दिया, वो भी खुश हो गया। आपने कहा भाई तेरा 6,000 का रिफंड निकाल के दिया, $1,000 मैं लूंगा, तुम्हारा मैं रिफंड निकाल देता हूँ। कहा ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए, 5,000 मुझे, जहाँ मुझे टैक्स देना पड़ा था, मुझे 5,000 का तुम फायदा करा रहे हो मेरा, ये लो $1,000 पकड़ो। आप भी खुश, वो भी खुश। 1099 जो है वो आपको पता है आईआरएस के पास भी होता है, आईआरएस ने ऑडिट खोल दिया। अब आईआरएस ने कहा कि जिस बंदे का 1099 मेरे पास आया हुआ है, आपने 1099 क्यों नहीं डाला? तो अब तो वो जो टैक्स पेयर होगा वो तो भाई कहेगा, आप सीधा उसने अपना हाथ खड़े कर देना, कह रहा भाई ये तो टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल किया, मुझे तो पता ही नहीं। तो सही। वो आपको टैक्स पेयर जो है वो आपको पूछेगा। फिर अब आपका वहां पे जब आप फाइल करते हो तो आपके पास वहां पे एक ड्यू डिलिजेंस का फॉर्म फिल करना होता है, जिसपे आप क्वेश्चन आंसर्स को यस एंड नो करते हो कि भाई आपने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की थी, हाँ जी की थी, आपने 1099 वेरीफाई किया था, आपने W2 चेक किया था, आपने टैक्स पेयर को ये बातें बताई थी। वो आप सारी बातें चेकलिस्ट में चेक करते हो, और अगर नहीं कोई बताना भूल गए तो आप फौरन बता देते हो कि हाँ वो ये तो मैंने बताई नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और उससे साइन लेते हो कि भाई ये बातें मैंने आपको बता दी, ये देख लो, ये मैंने आपको चेक करा दो, ये मैं सारे को टिक कर दिया। अब इसके बाद फिर जो रिस्पॉन्सिबल है वो टैक्स जो है वो टैक्स पेयर है, फिर वो टैक्स प्रिपेयर सही सही। रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। ठीक, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज्यादा कोशिश ये करते होंगे उसे साइन करवा लें आपने ताकि हम पे ना आपने हाँ बात आपने हाँ, बिल्कुल आपने हर चीज जो भी लेनी है आपने ईमेल के थ्रू लेनी है, प्रॉपर चैनल के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन लेनी है, और हर चीज हो। को उसके ऊपर आपने सिग्नेचर लेने हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी के ऊपर सिग्नेचर आपने उससे रिसीव करने हैं कि भाई ये आपकी ये रिटर्न मैंने बनाई, ये ड्राफ्ट बनाई है, इसके ऊपर काइंडली सिग्नेचर साइन करके मुझे दें, फिर मैं आपकी ये रिटर्न ई फाइल कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो मोस्टली सर कौन से एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है टर्बोटैक्स या और भी देखिए यूज होते हैं या ज्यादा बहुत कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हैं, होता बहुत है? सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सॉफ्टवेयर हैं, टर्बोटेक्स भी है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं। हम लोग फिलहाल जो प्रैक्टिस करने के लिए यूज करेंगे क्योंकि वो फ्री है, तो वो हम प्रोकोनेट यूज करेंगे। तो क्योंकि वो प्रो फ्री है कनेक्ट उसके ऊपर आपको अकाउंट, हाँ जी, उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे क्योंकि वो फ्री है। से। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो होगा कि आपको वहाँ प्रैक्टिस की और आपने उसका रिजल्ट देख लिया कि अच्छा भी रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे डाटा यहाँ आ गया। लेकिन जब आप प्रोफेशनली यूज करेंगे तो फिर आप अगर टैक्स सॉफ्टवेयर लेना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर है, आपने खरीदा चाहे आप जो टर्बोटैक्स है ये भी इंटुइट वालों का ही है, प्रोकोनेट भी इंटुइट वालों का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, टैक्स वाइज है आपका, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अनगिनत है, HR है। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार आप उसमें लिमिट क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ में अमाउंट इनकम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे आप फ्री भी फाइल कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता ठीक है हो कि गया। आप कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, वो तो आपने सर फिर अपनी इसको कॉस्ट देखनी होती है। आगे चले हमें इसमें जारी बात है कुछ आप हमें प्रैक्टिकल भी आप कह रहे थे कि कराएंगे वो जी जी, कुछ हर हमसे। चीज आपको प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली आपको गो थ्रू कराऊंगा। तो लेकिन एक्चुअल जो हम इस कोर्स करने के बाद अगर प्रैक्टिकली हम खुद से करना चाहिए, हम स्टार्टिंग के कि हम किसी प्लेटफॉर्म के तहत अगर ये इसको थोड़ा हम पहले प्रैक्टिस कर लें ताकि हम्म एक जो शुरू का वो जो हम्म, होता है ना डर खौफ वो बिल्कुल दूर हो जाए, बंदा कुछ रिटर्न फाइल करने के बाद बिल्कुल फिर बंदा बिल्कुल बेशक बिल्कुल इंडिविजुअली खुद घर बैठ के करता रहे। तो वो क्या हमें बिल्कुल। कोई मिल सकता है, ऐसी नेटवर्किंग हो सकती है क्या देखिए उसके लिए कि आपको जिससे? मशवरा ये दूंगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर आप यूज करें, BPO फर्म्स होती हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट कुछ करके इस तरह का वो बनता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सही। BPO फर्म्स होते हैं जो उन्होंने US में ऑफिस खोले होते हैं, पाकिस्तान में वो बैक ऑफिस खोल लेते हैं। ठीक है, फर्म फर्म वहां खोली भी है, एक तो बंदा मेन दो बंदे सिटीज में वहां पे होंगे बैठ उनके गए। काफी ऑप्शन लाहौर कराची बिल्कुल होते हैं, और बिल्कुल इस्लामाबाद में। लाहौर बिल्कुल होती है, लाहौर कराची में भी, मानसेरा में भी है, यहाँ तक कि आप छोटी जगहों पे भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे इस तरह होती है कि भाई छोटी, आपको पता छोटे इलाके के लोग हैं वो बाहर निकल गए, वहां पे जाके बाहर गए, वहां पे काम सीखा थोड़ा सा, टैक्स फॉर्म अपनी खोल के बैठ गए। अब घर पे वही अपना ऑफिस बना लिया। हम्म। तो वो अब उसको जाहिर बात है लाहौर कराची ऑफिस खोलेगा तो उसको जाहिर बात है महंगा पड़ेगा, तो क्या करता है अपने घर को ऑफिस बना लेता है। तो ऐसे छोटे इलाकों में भी फर्म्स मिल जाती हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने इलाके में कैसे सर्च आउट करते हैं। तो कुछ जो फर्म्स मुझे पता है वो मैं आपको सही बताता जाऊंगा साथ साथ, बाकी आप लोग खुद भी सर्च कीजिएगा। सही। तो वो आप वहां पे आप काम करेंगे, आपको इंशाल्लाह 1.5-2 लाख की तो जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कैसे इम्प्रेस करते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो बाकी फिर आगे ठीक है ऑनवर्ड्स होता सर। है कि आपका एक्सपीरियंस आपको आपके साथ आपको चलता जाता है। और सर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमें फिर जहरी बात है हमें अमेरिकन टाइम के मुताबिक ही अपना टाइम को एडजस्ट करना पड़ता होगा, लाइक रात के टाइम वो बिल्कुल जॉब कर रहा है अब, क्योंकि अब बिल्कुल मेरा ऐसी है। भाई भी असल में ना वो अमेरिका में काम कर रहा था, वो बेसिकली मेडिकल बिलिंग का कर रहा था काम ना, कोई जी जी। यूएसए के डॉक्टर ना उनकी वो रिमोटली वर्किंग होती थी मेडिकल बिलिंग की, वो इंश्योरेंस की हम्म। क्लेम्स वगैरह के भेजना, तो हम देखते थे कि वो रात को लगा होता था रात से, क्योंकि ना उनके मुताबिक चलता था। तो ऐसे ही है। अब जैसे मोस्टली आजकल फिर हमें क्योंकि भी नौ जहरी से बात है फिर तीन वो। जो है ना हमारा टाइम चल रहा होता है आजकल ना, 9 से शाम को, सॉरी 6 से 9, उल्टा बोलो, शाम को 6 से 3, शाम को 6 बजे, उनके सुबह के 9 बजे होते हैं।
हमारे शाम को 6 बजे, उनके अच्छा, सुबह के 9 बजे होते हैं। और सही सही। 3 बजे रात के हमारे जो है वहाँ पे, मतलब सुबह के 3 बज रहे होते हैं, 3 AM, उनके रात शाम के 6 बज रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मोस्टली हम 9 बजे से लेके रात साढ़े रात तीन छह बजे बजे तक। से रात 6 बजे से लेके 3 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक होगा सर। थैंक यू सर। वेलकम। जी उमर फयाज साहब। और सर एक और चीज अगर माइंड करें, या हम तमाम स्टेट्स में काम कर सकते हैं या जस्ट एक ही स्टेट में सीपीए की तरह? नहीं नहीं, अगर सीपीए, अगर आपने कोई सीपीए का कोर्स कर लिया तो फिर तो आप उसी स्टेट में रहेंगे, लेकिन अगर आप ईए कर लेते हैं तो आप किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं। लेकिन वो तो एक सर्टिफिकेशन है ना ये, कि आपके किसी भी फर्म के साथ। लेकिन अगर आप टैक्स प्रिपेयर के तौर पर फ्रीलांसिंग करें तो आप फ्रीलांसिंग किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। आपने एज अ टैक्स प्रिपेयर उनकी रिटर्न बना के देनी है, फिर आपका उस रिटर्न के ऊपर आपका नाम और नंबर आ रहा होगा, पीटीआई नंबर शो हो रहा होगा, आप उनको रिटर्न, आपके ई फाइल आप कर देंगे उनकी रिटर्न लीगली, कोई इशू नहीं है। सही। और सर एक और चीज ये कि पाकिस्तान में क्यों इंडिया अभी तक है? इंडिया में तो बहुत पहले से ही आ गए इसका एग्जाम और सेंटर। उसके लिए अब उसकी पाकिस्तान में, उनकी कुछ इंडिया उनकी में रिक्वायरमेंट्स है यूएसए ना का कि तो हो रहा है उनको। एग्जाम, हाँ, और लेकिन उसकी ये उनका कि ये है ईए ना, का नहीं हो रहा या सीपीए का नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी उसकी वजह। मौजूद है, वो पता नहीं क्या नाम है उस थर्ड पार्टी का, वो जो टेस्ट कंडक्ट कर, जैसे ब्रिटिश काउंसिल एक थर्ड पार्टी है ना, इसी जी तरह जी जी जी, बिल्कुल अमेरिकन ऐसी बेस्ड भी ऐसी। है ना वो थर्ड जी पार्टी, जी, वो बिल्कुल पता ऐसी, नहीं क्या बिल्कुल नाम है ऐसी है। उसका। आपको पता होगा नाम उसका? मेरे भी नाम से एकदम निकल गया, एकदम से मेरे ध्यान में आता, बताता हूँ। वो बेसिकली सीन ये होता है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, कि हर साल कम से कम इतने बच्चे एनरोल होंगे तो वो करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है, बिजनेस सेटअप की कॉस्ट होती है। तो उनकी प्रो कुछ प्रो मैट्रिक आई उनके। थिंक नाम है शायद। हाँ, प्रो मैट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि यार ऐसे इतने ही है। बच्चे अगर आप हमें ओके करते हैं हर साल, गारंटी करते हैं, तो फिर हम करते हैं। तो इसलिए वो हम्म। उसमें सिलसिले में आईसीटी भी काम कर रहा है, उसके अलावा आईसीटी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी हम्म। सुनाएंगे। क्योंकि अगर मिल के अगर हो जाए ना तो ज्यादा बेस्ट है कि बजाय कितनी। अब क्योंकि अगर फ्यूचर में, क्योंकि जाहिर बात है वो इस तरह तो छोटे लेवल पे हम काम कर सकते हैं, बड़े लेवल पे बिल्कुल या ऐसी। कॉर्पोरेट लेवल पे करने के लिए वो चीजें तो यहाँ लाइसेंस या सर्टिफिकेशन तो हमारे पास बिल्कुल होनी चाहिए ना पाकिस्तान बिल्कुल में। ऐसी, बिल्कुल ऐसी, वो तो बिल्कुल जाहिर ऐसी, बात है जहाँ हम छोटे मोटे इंडिविजुअल को हम कैचअप कर रहे हैं तो हम कॉर्पोरेट लेवल पे भी अच्छे खासे वो उनको क्लाइंट को मतलब बिल्कुल वो ऐसी, ले सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसी, बिल्कुल जाहिर ऐसी। बात है जो बड़े लेवल पे होगा तो वो तो हमसे पूछेगा क्या है आपके पास सीपीए या ये है। तो जाहिर बात है हाँ, वो बिल्कुल ऐसी। हाई रिटर्न मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना वो मीठा होगा, उस हिसाब से ऐसे वो ही है, बिल्कुल ऐसे ही। में वो फॉर एग्जाम्पल, बड़े सिंपल सी मैं एग्जाम्पल दे क्लाइंट। देता हूँ ना, जिस तरह पेप्सी या कोका कोला एक बड़ी फर्म है, तो अगर वहां की कोई पेप्सी या कोका कोला आपके पास आती है तो ऑब्वियसली वो अब चाहेगी कि आप कोई बड़ी फर्म बनोगे, बड़ी फर्म के पास ही आएगी ना, वो फ्रीलांसर के पास तो नहीं जाएगी ना। लेकिन ऐसे ही अभी, है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे ही वो। ये आप बहुत आगे पहुंच गए। जी सर। अमेरिका में हर 2000 हम्म। बंदे के पीछे एक सीपी है, 2000 के पीछे एक सीपी है। ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छा। शॉर्टेज है टैक्स प्रिपेयर्स की। तो इसलिए आप लोगों के पास बहुत बड़ी हम्म। इंडस्ट्री है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको अगर 2000 के पीछे एक सीपीए, तो अगर आप हम मार्केट में हर साल जो है 1000 2000 सीपीए भी डाल देंगे, तब भी वो कम होके ज्यादा से ज्यादा 1800 900 पर सीपीए चली जाएगी, इससे ऊपर फिर भी नहीं जाएगी, इससे कम फिर भी नहीं होगी। तो आपके पास भी हम्म। माशाल्लाह बहुत शेयर, बिजनेस का शेयर अच्छा अच्छा। बहुत है वहां पे, इंडिविजुअल का बहुत शेयर, क्योंकि वहां पे आपको वो बेनिफिट्स इतने मिलते हैं कि वो हर कोई बंदा वहां पे टैक्स रिटर्न फाइल करता है। जैसे मैं आपको भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा करके एक रिटर्न फाइल, मतलब कि अच्छा, आप हर देखेंगे। बंदा रिटर्न करता है या 100% करते हैं, या उधर उधर भी कुछ हंड्रेड रह परसेंट जाते करता हैं है। या उधर करते ही बच्चे नहीं है? बच्चे तक करते और हैं, कुछ बच्चे ऐसे। तक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे तक भी कुछ करते हैं, कुछ सही सिनेरियो सही में सही। बच्चे भी कर रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और किसी से पूछ लें, वेलकम। मैंने काफी आपका जी टाइम जी, लिया, काफी पूछा, कोई लेकिन मसला नहीं। नो डाउट बाकी कैंडिडेट्स का भी वो फायदा हो गया होगा इन क्वेश्चन से। जी 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 जी, मैं इसीलिए बस ये अप्लाई कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि तो आप लोगों की बाकियों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। जी उमर फयाज साहब। जी सर, बाकियों को प्लीज मौका दें आपको, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है जी तो। जी थैंक यू जी फॉर योर जी टाइम जी सर। जी जी, उमर फयाज साहब। उमर फयाज साहब। सर मैं बात कर लूँ जी जी, प्लीज, जी प्लीज, सॉरी। तो सवाल ये है कि अभी जो पाकिस्तान में जो आया है, आउट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आया है कि जैसे प्रैक्टिशनर को ही पकड़ा जाएगा कौन रिटर्न फाइल कर रहा है, इसी तरह जो हेलो। है अगर जी जी, बोले। उमर फैज साहब आना चाहिए। जी फैजान साहब, आप बोले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में फैजान साहब बात करेंगे, तो शायद उनका माइक का इशू है। मसला मसला ये है कि सर अगर हमें बाय मिस्टेक इंसान एक बशर एक मिस्टेक कर देते हैं, अगर हमसे मिस्टेक ड्यू हम्म इन्फ्लुएंस फॉर्म में हमने दिया था और हमसे कोई मिस हम्म हो गया वो
फाइल गुम हो हम्म गई है कंप्यूटर में, कि हार्ड डिस्क उड़ गई है, सॉफ्टवेयर उड़ गया, कोई बटन डाला, जो भी मिस्टेक हो जाती है। और हम्म मिस्टेक के पास से साथ से हुई थी, ना क्लाइंट के पास से हुई थी, और अब भुगतना नहीं पड़ रहा कि हाँ वो रिकॉर्ड नहीं है। तो हम हम्म। क्या एक्शन लेंगे, मसला क्या है, क्यों हमें वहाँ पर पेनल्टी बहुत सख्त है पीटे पीटीन वालों हाँ, की वजह पेनल्टी तो से। पड़ सकती है, लेकिन तो उसके लिए वही है ना कि आपको बहुत इसको सेव करके चलना है। आप बेशक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डाटा हमेशा ईमेल के थ्रू मंगवाएं। उससे एक तो ये फायदा ये होगा कि कस्टडी, आपको डाटा रिट्रीव करने में आसानी रहेगी। उन्होंने बहुत कहा, ज्यादा हो तो आप कोई गूगल ड्राइव पे कोई स्पेस ले लें, कोई और कहीं जगह स्पेस ले लें। कोई, अगर आपके पास ज्यादा कम स्पेस का मसला आ रहा है, आप कोई क्लाउड पे स्पेस ले लें, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, या माइक्रोसॉफ्ट की जो होती है, मेरे ख्याल से वन होती है, क्या होती है, वहां पे आप स्पेस ले लें। तो ये तो आप अपनी सेफ्टी खुद करेंगे। आप देखिए ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल गार्ड नहीं रखा हुआ, पुलिस वाला नहीं, अब घर के आगे, और आप कह रहे हो इतना बड़ा शानदार कोठी बनाई हुई है और चोरी करके चले गए, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी बनेगी ना कि आपने गार्ड क्यों नहीं रखा हुआ। तो इसी तरह आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। अगर सर हो भी जाता है अल्लाह ना करे मिस्टेक, तो उसमें तो मेरा ख्याल तो लॉ में लिखा हुआ है कि जेल कस्टडी भी है इसमें। बिल्कुल हो सकती है, अगर बहुत सीवियर हो तो। तो अगर हम जैसे जैसे कि हम जो है लेकिन वो ये लेकिन वो ये लेकिन वो ये ना लेकिन वो ये होगा ना कि वो आपको परस्यू, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो जेल कस्टडी नहीं करा पाएंगे। वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो आपका बहुत ज्यादा होगा तो आपका ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीटीआई आपका। और अगर ऐसा इनरोल्ड एजेंट हो तो? वो फिर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अच्छा सर। अच्छा सर, पाकिस्तान से सीपीए नहीं होता क्या, अगर यहाँ कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं? नहीं, दुबई से होता है। दुबई मैं खैर से होता है? पाकिस्तान से शायद होता है, नहीं होता मुझे कंफर्म, लेकिन दुबई का मुझे पता है, दुबई से सीपीए सीएफए तो होता है। होता है, सीएफए वो तो भी, होता है, बस हाँ, सीपीए का सीपीए नहीं। तो वो एक अलग चीज है। सीपीए जो है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएस का जो है ना, वो दुबई से होता है। पाकिस्तान का मुझे कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान में भी ये है कि एक दो इंस्टीट्यूट ना वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी, सीपीए की ना, हाँ, सीएमए की तो कर कोचिंग तो रहे थे, हाँ, सीएमए कोचिंग तो मिल यूएसए जाती है। की। जी जी, हाउ कोचिंग तो मेनी मिल जाती है, नंबर, हाउ लेकिन पेपर जो है, पेपर जो देना होता है पेपर ना, वो दुबई आपको में है। दुबई जाकर, हाउ मेनी दुबई में जाके नंबर देना। कोर्सेज ओवर देयर सर? सॉरी। कोर्सेज, हेलो। कोर्सेज कितने हैं सर सीपीए के? यार ये तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप गूगल कर लो तो बेहतर रहेगा, नहीं अच्छा तो सर। फिर हम इसे कल की क्लास में देख लेते हैं, अभी टाइम बहुत ऊपर हो गया। हेलो। सर, हेलो। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप जो हमें सिखाएंगे ऑनलाइन जी फ्रीलांसिंग के लिए जो तरीके सिखाएंगे, तो जी जी। इसमें चांस सक्सेस रेट कितना है कि हमें क्लाइंट मिले आपके कोर्स करने के बाद? देखें देखें अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलता फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तो आप अगर किसी बीपीओ फर्म में भी जॉब ले लेते हो, आपको 1.5-2 लाख की तो जॉब ऐसे ही मिल जाती है, स्टार्टिंग की जो इसकी इतनी है। सर अच्छा, जैसे अब हमारे पास एक्सपीरियंस है बीपीओ फर्म का और हम आपसे सीखेंगे, तो 1.5-2 लाख की जॉब आसानी से मिल जाएगी, आप लोग हमें रेफर हाँ, करेंगे? अगर आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप है, आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आप उसको एम्प्लॉयर को इंटरव्यू में अच्छा क्रैक करते हो, इंटरव्यू अच्छा क्रैक करते हो, तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे 1.5 लाख की जॉब ऑफर हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। ये 1.5 लाख कब की बात है, और आप लोग रेफर करेंगे किसी बीपीओ फर्म में? देखो, मैं आपको रेफर तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये कि मैं आपको बीपीओ को मुझे मेरे नॉलेज में जो आया करेंगे मैं आपको बता दूंगा। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप लोगों से सीखा है, तो उन सबको अभी वो बीपीओ फर्म्स में लगे हुए हैं, या फिर वो अपना काम? मेजोरिटी बीपीओ फर्म्स में लगे हुए हैं। इस मामले में आपको आमिर साहब जो है ना, वो बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स के साथ इन कांटेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे। काफी हमारा जो माशाल्लाह सक्सेस रेट है ना, वो बहुत अच्छा है। तो बहुत से लोग जो है ना, वो बीपीओ फर्म्स में लगे हुए हैं। हेलो। हेलो। जी फयाज साहब। आवाज आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है। जी सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि अगर तो मेरे पास पाकिस्तान मार्केट से कोई क्लाइंट है जिसकी एलएलसी यूएसए में, उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, तो उसकी एक इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल होगी और उसकी एलएलसी की अलग फाइल होगी, इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो उसने अपनी एक लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की, चाहे वो जीरो ही थी, हम्म। तो उसको क्या वो 1.5 साल की इकट्ठी करेगा या 2 साल की इकट्ठी रिटर्न फाइल करेगा, या फिर लास्ट ईयर की अलग से करेगा और फिर 20 ईयर उसको अलग से फाइल करेगा? और तीसरा एक और देखिए, जो क्वेश्चन ये है कि बिजनेस बिजनेस की जो रिटर्न होती है ना, वो अगर तो पार्टनरशिप है या एस्कॉर्प है, तो वो पहले फाइल होती है। उसके बाद उसमें से K1 निकलता है, और वो फिर आपकी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न में जाता है। और 1120 जो है, वो आपकी सी कॉर्प की है, वो अलग से फाइल होती है। उसमें से कोई डाटा आपकी पर्सनल में नहीं जाता, सिवाय इसके कि आप डिविडेंड लें। एलएलसी के अंदर ये कैसे पता लगेगा कि वो एलएलसी सॉरी। जो है वो सी कॉप है या एस कॉप है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है। आप एलएलसी वैसे तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, लेकिन आप उनका स्टेटस चेंज करके सी कॉर्प भी बना सकते हो, उसका आप स्टेटस चेंज करके एस कॉर्प भी बना सकते हो। नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एलएलसी ही शो करेगा। मेरी अपनी एलएलसी है मुझे, लेकिन उसका स्टेटस वो मैं सिंगल मेंबर हूँ, लेकिन मुझे उसका स्टेटस नहीं कंफर्म, तो सी कॉर्प है या एस कॉर्प है आपकी ये मुझे आवाज कट रही है, थोड़ी सा ऊंचा बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई एलएलसी का स्टेटस क्या है, जैसा कि एस कॉर्प है या सी कॉर्प है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। प्रीवियस कंपनी प्रीवियस रिटर्न टैक्स रिटर्न देख के, या उसका जो है उससे क्लाइंट बताएगा आपको, या आप उसकी प्रीवियस टैक्स रिटर्न देखोगे तो उसमें पता लगेगा कि उससे कौन सी फाइल की हुई है। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं पूछना था कि अगर उसने एक्सटेंशन फाइल की है तो ये कैसे कंफर्म होता है कि एक्सटेंशन जो है वो उसकी फाइल हो गई है, क्योंकि मैंने अपने वाले अपनी मैंने एक्सटेंशन फाइल की है, लेकिन मुझे उसकी कंफर्मेशन कोई ईमेल वगैरह या फिर टैक्स वगैरह नहीं आई है। देखें, वो आपका जो टैक्स का सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस सॉफ्टवेयर पे आपने की होती है वहीं पे ही कंफर्मेशन आ रही होती है, वहीं पे ही आता होता है एजेंसी एक्सेप्टेड लिखा आ रहा होता है उसके आगे, स्टेटस के आगे। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फाइल करते हैं उस पर लिखा आ रहा होता है एजेंसी एक्सेप्टेड, या एजेंसी रिजेक्टेड आता है, लेकिन वो आता यूजली नहीं है, एक्सेप्टेड ही आ रहा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। फुरकान साहब आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मुझे एक दफा ना एस कॉप थोड़ा सा समझाएं, क्या एस कॉप तक मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ हमें रहा। हम इसे कल करते हैं, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। ओके, मुझे ठीक भी है, ठीक है, हम इसे कल ठीक करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू। चलें, वेलकम। ओके सर, आप लोग आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।